Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome to my channel Housewife Tales. Please subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates. नॉवेल का नाम है रोने के दिन तमाम हुए और इसको लिखा है उमे ईमान काजी ने। ठीक है मिस्टर मोहित, हम 1 महीने के ट्रायल पे रख रहे हैं आपको, वो भी इसलिए कि फ़ारूकी साहब ने बहुत तारीफ़ की है आपकी। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ और अपने साथ काम करने वाले हर पर्सन में प्रोफेशनलिज्म देखना चाहता हूँ। आपके पास इस काम की ना तो कोई डिग्री है और ना ही किसी भी बड़े होटल या इदारे में काम करने की एक्सपीरियंस। चंद एक घरेलू खाने महारत से बना लेने से अगर इंसान शेफ़ बन जाता तो आज ये दुनिया शेफ़ से भरी पड़ी होती। ये शहर का एक जाना माना और अच्छी रेपुटेशन का रेस्टोरेंट है और साख बनाने में सालों लग जाते हैं और बिगड़ने में इदारे के किसी फ़र्द की मामूली सी गलती या गफलत इसको पल में ज़मीन बोस कर देती है। आपका बेसिक काम तो चेक कर लिया गया है, काम की लगन भी है, लेकिन बहरहाल डिग्री की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं, मिस्टर मुबशिर आपको काम समझा देंगे। उन्होंने प्रोफेशनल लहजे में कहा, मगर शहर के इस बेहतरीन होटल में काम मिल जाना ही मोहित के लिए एक एहसास था। बदकिस्मती से वो वाकई अपने काम और हुनर के हवाले से डिग्री नहीं रखता था, मगर इसका ईमान था कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान भले देर से ही सही मंजिल को ज़रूर हासिल कर लेता है। उसे इस ट्रायल को मुस्तकिल नौकरी में बदलने के लिए अपनी पूरी सलाहियतें बरोए कार लानी थीं। कुछ लम्हों बाद वो मिस्टर एहसान, जो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर थे, से पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाकर रुख्सत ले रहा था। जहां ज़ेब खान अरसा दराज से अमरीका में मुकीम ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने एक उम्र इस मुल्क में गुजार दी थी, मगर औलाद के जवान होते ही इनको भी अपनी औलाद के हवाले से वही खदशात सताने लग गए थे जो इन जैसे कई वालिदैन को मादर पदर आज़ाद इस मुल्क में और माशरे में अपने बच्चों के हवाले से लाहक हो जाते हैं। अगरचे उन्होंने मरियम और दोनों ने मिलकर हत्तुल मखदूर कोशिश की थी कि बच्चों पर किसी भी हवाले से मगरबी रंग न आने दें, और वो इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी रहे थे। लेकिन गैर ममालिक में पाकिस्तानियों और दीगर ममालिक के बाशिंदों के लिए बढ़ती मुश्किलात और औलाद के मुस्तकबिल की ज़िंदगी ऐसे मसाइल थे जिसके लिए जहाँ जहांज़ेब साहब ने सोचा पाकिस्तान वापस जाया जाए, वहाँ मरियम ने भी उनका साथ दिया। पाकिस्तान में मौजूद अपने ख़ानदान को भी उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया था। बज़ाहिर तो इन लोगों का मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया था, मगर असल सूरत हाल तो वहाँ जाकर ही पता चलनी थी। 20 साला नसीब तो बहुत पुरजोश थी अपने आबाई वतन जाने के लिए कि माँ बाप ने इन दोनों बहन भाइयों को हर लम्हा ये बावर कराया था कि अपना वतन ही इंसान की असल पनाहगाह होता है। बवजह रोज़गार या किसी भी वजह से इंसान वक्ती तौर पर तो हिजरत करके कहीं जाकर बस सकता है, मगर आखिर उसे वहीं लौटना होता है जहाँ इसकी जड़ें होती हैं। मगर बेटा अरमान, जिसे रहने बसने और ज़िंदगी गुजारने के लिए यही मुल्क पसंद था, आनाकानी कर रहा था। तय ये पाया कि फ़िलहाल नसीब को पाकिस्तान भेज दिया जाए, जबकि अरमान ने अपने इम्तिहान का बहाना बना दिया था कि जो 2 माह बाद होने थे, जहाँ ज़ेब खान उसे अपने साथ ही ले जाने का इरादा रखते थे। जल्दी बताएं मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आज मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैच है, दुआ करें जीत कर आऊँ। अरीब जल्दी में अंदर आया था, अफशा कलस के रह गईं। हाय, एक तो मेरी औलाद की जल्दबाजियाँ, माँ बाप के लिए वक्त ही नहीं और दुनिया के जितने भी फजूल काम हैं इन पर चाहे जितना वक्त ज़ाया कर लो। वो बड़बड़ा दी, इधर आओ, बैठो मेरे पास और गौर से सुनो मेरी बात। मैच के कुछ होते सोते उन्होंने इसको बाजू से पकड़कर अपने पास ही बिठा लिया। कह भी चुके हैं अब जो कहना है, सब दोस्त वेट कर रहे हैं मेरा। इसके बैठने में औसलत थी। नसीब आ रही है पाकिस्तान 1-2 दिनों में, जहाँ ज़ेब भाई का भी मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा है 2-3 माह तक। आगे बोले अम्मी आगे, ये बात मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। उन्होंने अंदाज में झंझलाहट महसूस की। हाँ, और अकल वाले होते तो अब तक समझ चुके होते। खुद ही मुझे अब ज़बरदस्ती घुटने से लगाकर समझाना पड़ नहीं रहा होता। वो जल के बोली, फिर एकदम ही लहजा बदल के बोली, देखो बहुत पैसा है जहाज़ेब भाई के पास और इनका जो कुछ है उनकी औलाद का है। तुम्हारे अब्बू को उन्होंने बातों बातों में इशारा दिया कि अपने बच्चों के रिश्ते अपनी बच्चों की मर्ज़ी से ख़ानदान में करने के ख्वाह हैं वो। अब तुमने ज़रा अक्ल का इस्तेमाल करते हुए ख़ुद इस बच्ची की पसंद में अपने आप को ऐसे ढालना है कि अपने अब्बा के पाकिस्तान आने तक वो तुमसे ही मुतासिर हो जाए। तालीम तुम्हारी वही है कि 4 साल से यूनिवर्सिटी में अटके हुए हो। तुम्हारे अब्बा और चचा की फैक्ट्री भी कई सालों से खसारे में है। ऐसे में तुमसे यही उम्मीद बाकी बची है मुझे। अम्मी क्या कह रही हैं आप?
अभी कल तक ऐसे ही कुछ इरादे आपके अनम के हवाले से थे। अब जब मैंने इसकी पसंद में खुद को ढालकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया तो 3 माह में ही पैंतरा बदल लूँ मैं आपके कहने पर? मैं इंसान का बच्चा हूँ या डुगडुगी पे नाचने वाला बंदर? तहय्युर से बोलता हुआ आखिर में कोफ्त का शिकार हो गया तो अफशा गड़बड़ा दी, मगर हार फिर भी नहीं मानी। हाँ, तो पहले अनम ही किसी सूरत में एक ऑप्शन था, क्योंकि तब तक जहाँ ज़ेब भाई ने ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया था। अब घर की बच्ची को भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। वो तो शुक्र है शक्ल सूरत में मेरे बच्चे सबकत ले गए हैं। बस बच्चों पर कहीं अक्ल पकड़ लें तो मैं इनको कहीं से कहीं पहुंचा दूं। अच्छा, बाद में बात करते हैं, अभी तो निकलने दें मुझे। कोई 10 मिस कॉल्स आ चुकी हैं सबकी। वो बेचारगी से बोला तो अफशा बेगम ने गुस्से से उसे घुरी से नवाजा और फिर सर झटक के जाने की इजाज़त देते हुए बोली, अच्छा जाओ, मगर मेरी बातें न सिर्फ याद रखनी है बल्कि उन पर अमल भी करना है। ओके ओके, देखेंगे, दुआ कीजिएगा मेरी टीम के लिए। वो जान छूटने पर शुक्र अदा करता उठकर भाग गया। इसके लावालिपन पर अफशा बेगम बड़बड़ाती रह गईं। हाँ नुदरत, आज कैसे इतने दिनों बाद माँ की याद आ गई? ज़रूर पैसे चाहिए होंगे, वरना तो हफ्तों महीनों माँ की खबर नहीं लेती कि ज़िंदा भी है या मर गई। हाजरा खातून ने फ़ोन पर ही बेटी को आड़े हाथ लिया। अरे अम्मा, ऐसे तो मत कहें। वक्ती दूरियां भुलाकर अगर एक बेटी की माँ से मोहब्बत ख़त्म हो सकती है क्या? मगर आपका शिकवा करना बनता नहीं है, वो भी इस सूरत जब मेरी जान को चिमटे हज़ारों झमेलों को आप जानती भी हैं। फिर भी इनकी तौजीह पर हाजरा खातून ने हुंकारा सा भरा था। अच्छा अम्मा, ये बताएं, आपकी बहुएं तो पास नहीं है ना? नुदरत ने अपनी तसल्ली चाही। मुबादा वो जो बात करने वाली हैं इसको सुनकर इनकी अपनी भाभियाँ ही रखना न डाल दें। और हाजरा खातून की तसल्ली पर कि वो तन्हा है उन्होंने मदा बयान किया, है नुदरत, नौकरी समझ लिया है तुमने तो यतीम बच्ची को अभी बमुश्किल 15 दिन हुए हैं इस तुम्हारे घर आए हुए। ये नया तरीका निकाला है तुमने। मुझे तो रखो एक तरफ, तुम्हारी भाभियाँ इसकी बार अब नहीं आने देंगी। क्यों? ऐसा क्या जुल्म तोड़ूंगी मैं उस पर? याद नहीं कैसे एक जोड़े में आई थी, कैसे लदा फुंदा वापस भेजा उसे मैंने। देते दिलाते और खाते पिलाते जान जाती हैं इन भाभियों की। याद नहीं पिछली बार इसका दाखला भी मैंने ही भरा था इम्तिहानों का। वो तो नंद की शादी सर पर आन खड़ी हुई, मैं अकेली जान घर संभालूं या शादी के काम देखूं? वो मेरी बेटी बाप दादी की सर चढ़ी उठकर पानी पिए ना पिलाए माँ को, काम क्या खाक करेगी? बस शफा आ जाए तो ज़रा घर देख लेगी। मैं शादी का बखेड़ा समेट लूँगी, वादा, इस बार जल्दी भेज दूँगी उसे। इनका लहजा तेज़ था मगर अब ज़रा खुशामदी हो गया था। ए बीबी, मत एहसान जताओ इतने। अगर कुछ दे दिला देती हो तो इससे बढ़कर बेगार भी तो लेती हो बच्ची से। मैं नहीं जानती क्या कि जो कपड़े लत्ते तुमने दिए वो तुम्हारी बेटी के दिल से उतरे हुए सूट थे। और कह के देखूंगी मैं, अब तो वो लड़का भी मुँह को आने लगा है बहन की हिमायत में। उसे नहीं पसंद बहन का बार बार तुम्हारे घर जाना। कौन, मोहित? नुदरत की हैरत से पूछने पर उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा अम्मा, रखती हूँ, मोहित से मैं खुद बात कर लेती हूँ, भाभियों को भिनकना पड़े, वरना आप नहीं 100 बखेड़े निकाल लेंगी बच्ची के लिए। बस मैं जिस वक्त किसी को भेज दूँ उसी वक्त इनको बताकर इसे रवाना कर देना। काम की बात होते ही नुदरत ने हुंकारा भरा कि अब इन्हें मोहित से बात करनी थी। वो किचन में काम में बेहद मसरूफ़ था जब उसे पप्पा की कॉल मौसूल हुई। एप्रन पहने हुए लुथड़े हाथों के साथ उसने बेबसी से जेब में बजती घंटी की तरफ ध्यान दिया। पहला ख्याल शेफा की तरफ गया था कि उसे कोई मसला ना हो। बस इसी सोच में वो सिंक की तरफ बढ़ा जब बेड वेटर नईम ने इसकी शर्ट की जेब में हाथ डालकर सेल की स्क्रीन के सामने की जहां एन फुप्पो का नाम ब्लिंक कर रहा था। हाँ लाले, ऑन करके कान से लगाऊं या वापस डाल दूं? नईम ने पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। फुप्पो ने दुखड़ा रोया कि इनके पाँव में मोच आ गई है और वो बिस्तर पर लाचार पड़ी हैं। अपनी तकलीफ़ का ऐसा नक्शा खींचा कि वो सीधा साधा बंदा परेशान हो गया। कॉल ख़त्म करने तक इसने खुद ही यशफा को फुप्पो के यहाँ भेजने के लिए बात कर दी। नुदरत ने फ़ोन पर ही इसकी बलाएं लेते हुए कॉल बंद की तो वो तवील सांस लेता हुआ दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या हुआ लाले, खैरियत तो है ना सब? कोई मसला या परेशानी है तो बता। नहीं नहीं, ठीक है सब, शुक्रिया। नापेतुले अंदाज में कहता वो अपने काम की तरफ पूरा ध्यान लगाकर मरकूज़ हो चुका था। वो इस घर की बड़ी बहू थी, सबसे मसरूफ़ और हरदिल अजीज़ शख्सियत, जिनका रौब शायद इस घर पर हाजरा खातून से भी ज़्यादा था, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा कमा कर लाने वाले इनके मियाँ थे। कुदरत ने हर तरफ से पूरी फयाजी से नवाजा था। घर में बाबा की लाडली वहीं ब्याह कर आई तो सास ससुर मियाँ ने सर पे बिठाया। औलाद थी तो रच के खूबसूरत। हाँ, एक इनकी कोई आजमाइश थी या इम्तिहान कि सबसे छोटा और लाडला बेटा 5 साल की उम्र में बीमार पड़ा तो सेहतयाब होने के बाद सेहतमंद ना हो सका। 22 दिन मुसलसल रहने वाले बुखार ने इसके दिमाग पर असर डाला था कि इसका दिमाग इसी उम्र तक का ही रह गया था। बेहतीरे डॉक्टर बदले,
जिस जगह का किसी ने कहा वहीं दिखा दिया। मगर 30 साल के अदील का दिमाग आज भी 5 साल के बच्चे जितना ही था। 5 फीट कद की शरारतें, रूठना और पसंद की चीज़ न मिलने पर या बात पूरी न होने पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रोना भी 5 साल के बच्चे जैसा ही था। ये और बात थी कि घर की बड़ी बहू का तुनतना आज भी इस घर पर रोज़े अव्वल की तरह था। इस वक्त भी वह शिफा को गले से लगाए घर के असरना सफाई में लगी हुई थी कि अमेरिका पलट देवर की बेटी से इनको भी वही तवक्कुआत वाबस्ता थीं जो इस ख़ानदान की तमाम ख़वातीन को थीं, जो एक अदद औलाद रखती थी। अदील तो खैर किसी खाते में नहीं था, मगर शर्जील इनकी ऐसी औलाद नरीना था जिसके बारे में इनको यकीन था कि नसीब जहां ज़ेब इसको किसी सूरत नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती, क्योंकि बाप के कारोबार को कामयाबी से आगे बढ़ाता, वह कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हाँ, रंग ज़रा दबता हुआ था। तो क्या हुआ? वैसे भी आज के दौर में मर्दों की शक्ल पर कौन एतराज़ करता है? इसकी जेब भरी हुई हो और माशी हालत मुस्तहकम हो तो सब खामियां, चाहे वो अंदरूनी हो या ज़ाहिरी, इसी में छुप जाती हैं। शफा को लाउंज की सफाई पर लगाकर वो थोड़ी देर को आराम करने लेट गई थी, मगर जब उठी तो पता चला कि शिफा तो नुदरत के यहाँ से धार चुकी। नुदरत ने बाकायदा ड्राइवर भेजा था उसे लेने के लिए, और वो अम्मा जी और मोहित की इजाज़त से ही गई थी। दूसरे नंबर वाली देवरानी तो बस बारी के काम पर मारे भांदे निपटाती फिर अपने कमरे में गुम हो जाती थी। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू के सर पे थी। गुस्से में आग बगूला वो सास के कमरे में पहुंची। ये क्या तमाशा बना रखा है अम्मा जी? नुदरत ने ब्याह के सैकड़ों मील दूर चली गई, मगर आज तक घर पर हुकूमत करने का ऐसा होका है कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा। भाई तुम्हारे घर के मसले हैं, तुम निपटाओ। हम भी तो हैं, जहाँ ब्याह करा इसी को अपना घर जाना। ये नहीं कि भाभीयों की गृहस्थी में भी बिगाड़ बनाए रखो। हर दूसरे दिन बना मसला बयान किए बच्ची को बुलवा लेती है। मैं पूछती हूँ कि तब ख्याल क्यों नहीं आया बीबी को, जब 2 छोटे बच्चों को छोड़कर माँ बाप अपने अब्दी सफ़र को चल दिए थे। ऐसी हमदर्दी थी तो निभाती फिर जिम्मेदारी पूरी तरह से, मगर ना जीना। खर्चे करने को, पालने पोसने को भाई नजर आया सबको मरहूम का, और नौकर बनाने के लिए वो महारानी बैठी हुई है वहाँ पे। ये तो आए ना आए शफा, इस बार टांगे तोड़ती हूँ मैं इसकी कि मेरी इजाज़त के बगैर गई क्यों वो। और आपको कहा था ना मैंने नहीं भेजना इसको। अब बताएं, हज़ारों काम मेरी अकेली जान को चिमटे हैं, कैसे करूँगी मैं? बोलते बोलते इनकी सांस फूल गई तो वहीं अम्मा जी के बेड के पास पड़े सोफे पर ढह गईं। ए बीबी, हमें मत सुनाओ इतनी बातें। जितना तुम्हारा हक बनता है इससे ज़्यादा इसका बनता है उस बच्ची पर। आखिर को सगी फुप्पो है इसकी। फिर इस बात की इजाज़त मैंने तुम्हारे अपने मियाँ को और इसके भाई मैंने नहीं, तुम्हारे अपने मियाँ और इसके भाई ने दी है। इसीलिए वो जो भी करना चाहे करे, और तुम उनसे जाके बात करो। मुझे तो जैसे पता ही नहीं, आप माँ बेटियों का सारे प्रोग्राम्स फ़ोन पर तय करके आखिर में भोली बनकर दूसरों को आगे कर देती हैं। वो घुटनों पर जोर देके उठी और बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गईं। अम्मा जी ने इतनी जल्दी जान छूट जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ा था। घर का हर फर्द पुरजोश था कि आज नसीब जहांगीर का जहाज़ लैंड होने वाला था। अफशां और ताई ने तो अपने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती रोक रखा था घर पर। अरीब तो खैर अपनी एक यूनिवर्सिटी फ़ेलो में इंटरेस्टेड था, मगर सिर्फ माँ की ज़िद पर घर पर रुका था कि इनको गवारा नहीं था कि हर मामले में इनको पीछे छोड़कर जाने वाली घर की बड़ी बहू इस मामले में भी सबकत ले जाएं, क्योंकि आज तो शर्जील नक्सुक से तैयार खासा चहक रहा था। आखिर को बिज़नेस में बाप और चचा का दायां बाजू था, और सिवाय शक्ल सूरत के और हर हवाले से अरीब पर सबकत रखता था। बाप चचा के बिज़नेस के अलावा भी एक और दोस्त के साथ इसने कारोबार में शिराकत दारी की थी। ज़ाती गाड़ी भी रखता था। अदील की अलबत्ता खुशी का नुक्ता नज़र घर के हर फर्द से जुदा था। अम्मा, बाजी मेरे लिए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ लाएगी ना? सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस वजीह से अदील के मुँह से ये मासूमाना सवाल सुनकर अरीब के मुँह से कहकहा निकला। अबे वो गाउदी, इस अमरीकी मैम को बाजी बुलाएगा तो सर फाड़ देगी तेरा। अपना कदर उमर देख और फरमाइशें देख। अरीब ने हस्बे आदत इसको चिढ़ाया और वह चिढ़ भी गया। देखो ना अम्मा, भाई कहता है बाजी मुझे मारेगी। वो बसूरा। हाँ भाई, मालिक ने तुम में कमी रखकर इनसे कमतर जो बना दिया है, इतराएंगे तो सही। ताई बात को कहीं से कहीं ले गई। अम्मी ऐसी बात नहीं है, अरीब मजाक कर रहा था। अच्छा हम जा रहे हैं नसीब को लेने। चलो उठ अरीब, चलते हैं। शर्जील ने बात संभाली। शर्जील और अरीब उठकर चल दिए। ताई बड़बड़ाती रह गई। इसी पल हाजरा भी वहीं आ गई। खाने का क्या इंतज़ाम किया है? आते ही उन्होंने नशिस्त संभालते हुए दोनों भवों से पूछा। यही बताने आने वाली थी आपको कि ज़रा सा काम में हाथ बटा लेती है वो बच्ची, उसे तो हर मौके पर हथिया कर ले जाती हैं आपकी साहबजादी। और वो नवाबजादा है तो मिजाज नहीं मिलते उसके। लिस्ट भी दी थी कि सामान आया रखा है, ये डिशेस आज खाने पर बना देना। आखिर को एक दुनिया में धूम है तुम्हारे बनाए खानों की, जो हमने कभी चखे ना देखे। तो क्या फरमाते हैं, ज़रा सुने तो। कि ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन दिन में मुझे ज़रूरी काम है। आज जो काम कहती हैं वो ज़रूर करके दूंगा। कल इनको इस्तेमाल में ले आइएगा।
मैं अकेली जान क्या क्या देखूं। जो जो कुछ बना दिया इसने फ्रीज कर दिया है। अब जैसे ही बच्चे एयरपोर्ट से निकलेंगे ओवन में गर्म करके रख दूंगी ला के सामने। उन्होंने जले दिल के फपोले फोड़े। आय हाय, तो क्या मेहमान के सामने एक दिन का बासी खाना रखा जाएगा? यही दिन देखना बाकी रह गया था मुझे। हाजरा बेगम ने दुहाई दी। उफ अम्मा जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पहली बार हुआ हो ऐसा। गर्म करने के बाद पता भी नहीं चलता कि खाना एक दिन पुराना है या 10 दिन। ये शहर के बड़े बड़े होटल ही देख लें, कोई भी ऑर्डर पर अर्जेंट खाना तैयार करके फराहम नहीं करता, सभी ऐसे काम चलाते हैं। हमें कम अज़ कम इतनी तसल्ली तो है ना कि घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना है। फिर गर्मी भी देखें, अप्रैल में ही गज़ब की पड़ रही है, आगे न जाने क्या हाल होगा। वो तो हिम्मत है मोहित की कि 2-3 किस्म के सालन और 2 किस्म के मीठे बना के रख दिए। हमसे तो एक खाना बनाना मुश्किल हुआ इस गर्मी में। अफशा ने कहा, लेकिन ताई अभी भी मुतमईन नहीं थी। फिर भी अम्मा जी, आपको मोहित को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी। सारा सारा दिन न जाने कहाँ रहता है, रात गए शक्ल दिखाता है। कल कलागो कोई बात हो गई तो इल्ज़ाम हम पे आएगा, ये यतीम बच्चे की परवरिश में और तरबियत में कमी कर गए। कोई अच्छी तालीम ही होती तो ऑफिस में ही किसी काम पे लग जाता। कुछ दिन शर्जील के अब्बा ने ड्राइवरी का काम सौंपा, मारे बांधे निभाया, फिर इनकार अड़स दिया कि मुझे तो कुकिंग क्लास लेनी है। बताओ भला, अब कौन जाने कि सच क्या है। मैं तो कहती हूँ ये सब काम से बचने के बहाने हैं। वो अच्छी खासी जली बैठी थी। अच्छा अच्छा, आ जाए तो पूछती हूँ, हर बात घर के मर्दों तक ना पहुँचा दिया करो। बात क्या होती है और मर्दों तक क्या बन के पहुँचती है, इनके गुस्से का पता भी है ना। बच्चा है, पलट के जवाब दे दिया ताया चाचा को तो क्या इज्जत रह जाएगी। अभी कल ही मामूली बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करके हाथ उठाने लगा था तौफीक इस पर। आपकी बेजा हिमायत ने ही उसे इतना सर चढ़ा दिया है अम्मी। आपसे तो शिकायत करना ही फजूल है। वो तुनक कर उठ बैठी। हाजरा अपना सा मुँह लेके रह गई। नसीब जहां ज़ेब से मिलकर घर की ख़वातीन तो बहुत खुश थीं कि इनकी तवक्कुआत के बरक्स वो एक मिलनसार और हंसमुख लड़की थी। फिर इतने साल दियार गैर में रहकर भी इसकी ज़बान वो अंदाज़ और लिबास पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, लड़के खासे बदमज़ा हुए थे इसको देखकर। अरीब तो खैर क्या ही इसमें दिलचस्पी लेता, मगर शर्जील को एक अमेरिकन पलट लड़की अमरीकी ही स्टाइल में चाहिए थी, सो इसके अरमानों पर तो ओस पड़ गई थी। और नसीब जहां ज़ेब को फ़िलहाल सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अदील में महसूस हुई। चचा के बच्चों में एक नॉर्मल बच्चा था जिसके कानों में बार बार ये फ़िक्रा पड़ा था, मगर ऊंचा लंबा वो खूबसूरत जवान जो अगर थोड़ी देर चुप रहता तो कोई भी नहीं कह सकता था कि वो जहनी तौर पर पसमानदा होगा। मगर पहले पहल घर आने पर वो जैसे भागकर इसकी जानिब आया, वो घबराकर अम्मा जी के पीछे हो गई। मगर इसके मुंह बसोर कर कहने पर कि वो इसके लिए चॉकलेट लाई है या नहीं की जिद पर वो साकित रह गई। आंसू से रोता वो इतना बड़ा मर्द उसे भी रुला गया। बात को समझने में उसे चंद लम्हे लगे थे जब ताई ने इसको पुचकार कर कहा था कि हाँ हाँ मेरा बच्चा, बाजी को बैठने तो दो, फिर चॉकलेट भी देगी मेरे बच्चे को। उसने सूरत से अपने बैग में से टॉफ़ियाँ, च्युइंगम, चिप्स जो जो कुछ सफ़र के दौरान इस्तेमाल करती थी निकाल कर टेबल पर धर दिया और मुस्कुराकर उसे देखा। इन चीज़ों को देखकर वो खुशी से खिलखिलाता हुआ लपका और अपनी सफ़ेद कमीज़ का दामन इन चीज़ों से भर लिया। ज़रा तमीज़ भी सिखा दें अपने लाडले को, हर वक्त का नदीदापन क्या सोच रही होगी नसीब। अरीब खफ़त से बोला था। तुम तो सदा के पीछे हो बच्चे। नसीब घर की बच्ची है तो क्या वो नहीं जानती कि इसकी ज़हनी हालत क्या है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बदमस्की से बचने के लिए जल्दी से कहा और एक नज़र अदील पर डाली जो कारपेट पर चीज़ें फैलाए एक चॉकलेट का रैपर खोलकर उसे मज़े से खा रहा था। बड़ों की बातों से अक्सर अनजान खाने पीने में मगन। एहतशाम चचा के बच्चे भी तो यहीं रहते हैं ना अम्मा जी, वो नज़र नहीं आ रहे? वो इतनी भी बेखबर नहीं थी। इसने ये सवाल खाने की मेज़ पे किया था। हाँ भाई, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, सो अपनी ही रूटीन है उनकी जिसमें किसी की दखल अंदाजी वो पसंद नहीं करते। शिफा तो तुम्हारी फूफो के घर गई हुई है, आ जाएगी 1-2 रोज़ में। और वो लड़का मोहित, इससे तो हमारी भी कम कम मुलाकात होती है, तुमको कहाँ शक्ल दिखाएगा वो, ताई ने इस्तहज़ा से कहा। तुम्हारे लिए कमरा सेट करवा दिया है बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। अफशा ने मोहित की बनाई बिरयानी की डिश उठाकर इसके सामने रखी और अपने नंबर बनाने चाहे। ताई तिल मिला के रह गई। हाँ, इस औरत को ख़ुद को नुमाया करने की आदत ने बेजार कर रखा है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई, आप लोगों ने बहुत एहतमाम कर दिया, मैं तो बहुत सादा खुराक लेती हूँ, मगर फिर भी खाना इतने मज़े का बना हुआ है कि स्पाइसी होने के बावजूद सबसे ज़्यादा खा लिया है मैंने। वैसे किसने बनाया है सर? पापा बताते हैं कि अम्मा जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, वहाँ वो बहुत मिस करते हैं अम्मा जी के बनाए खानों को। यकीनन उन्होंने ही आप दोनों के अंदर अपना हुनर मुंतकिल किया होगा। मैं भी सीखूंगी सब कुछ, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ तो बना लेती हूँ, मगर देसी खानों की अलिफ बे भी नहीं आती। हाँ हाँ ज़रूर, ये मीठा तो तुमने चखा ही नहीं। हाजरा बेगम ने मीठे का डोंगा आगे बढ़ाया।
अरे डियर कज़न, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन खाना तो शफ़ा बनाती है, और वो भी इसने मोहित से सीखा है। उसे ही शौक़ है इस फील्ड में बहुत आगे जाने का, इंटरनेशनल शेफ़ बनने का शौक़ है उसे। पता नहीं क्या क्या ट्राई करता रहता है और मज़े आ जाते हैं हम लोगों के। कितने ही कोर्सेज़ कर चुका है वो पिछले 3 साल में, मगर इससे पहले इसने अपने शौक़ की बिना पर सब कुछ टीवी प्रोग्राम्स और नेट से देख देख के सीखा है। ये जो आज के खानों में एक मखसूस मज़ा और प्रोफेशनल टच आ रहा है ना, तो ये उसी का कारनामा है। इसी सिलसिले में उससे रुजू करें, बड़ा प्यारा बंदा है कसम से। फिर तो मिलना पड़ेगा मोहित से। वैसे आप भी खासी दिलचस्प शख्सियत रखते हैं, क्या करते हैं आप? वो मुस्कुरा के बोली तो अरीब ने सर तस्लीम खम करके अपने बारे में बताना शुरू किया, जबकि अरीब की माँ और चची इसकी लंतरानियों पर सिर्फ उसे घूर के रह गईं। शर्जील चूँकि एक कमगो था, सो मुस्कुराकर इस महफिल में अपना हिस्सा डाल रहा था। नसीब ने मुस्कुराकर माँ के हाथ से निवाले लेते अदील को देखा, जो उसे मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसकी आंख अपने मामूल के मुताबिक अली सुबह ही खुली थी। नमाज की आदत बच्चों में पैदा करना और उसे बरकरार रखना जहांज़ेब साहब के लिए वहाँ के माहौल में खासा दुश्वार रहा था, मगर लड़की होने के नाते नसीब में तो बाकायदगी आ गई थी नमाज़ पढ़ने की। मगर बेटा वहाँ के रहने वाले 90% मुसलमानों की तरह ईद के ईद ही नमाज के लिए जाता था। नमाज़ पढ़ने के बाद वो बाहर आ गई। दीगर आदात की तरह जॉगिंग की आदत भी खासी पुख्ता थी उसकी। आधे पौने घंटे की जॉगिंग ने उसे ताज़ा तम कर दिया था। अपने कमरे में आकर वहाँ के टाइम का अंदाज़ा लगाते ही पहली कॉल पापा को की थी, और फुर्सत से बात करके जिस वक्त वो दोनों कमरे से बाहर आई, सारा घर ही ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। हैरान होती हुई वो हाजरा बेगम के कमरे की तरफ आई। शुक्र है कि वो उसे जागती हुई तस्बीह करती मिल गई। शुक्र है बेटा तुम उठ गई, शिफा होती है तो मुझे किसी को कहना ही नहीं पड़ता। अब तुम ऐसा करो, किचन से मुझे कुछ खाने के लिए ला दो और चाय भी बना दो। पता भी है कि घर में शुगर की मरीज़ बसती है, मगर बहुएं तो शायद इंतज़ार में हैं कि जल्दी जान छूटे इस बुढ़िया से। घर के बड़े जब इस वक्त तक सोते रहें तो कहाँ से रहमत और बरकत के फरिश्ते आ सकेंगे घर में। तुम भी कहोगी कि मेहमान को पहले ही दिन काम पे लगा दिया, पर बेटा मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लोग तो उठते रहेंगे 10 बजे तक। कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं भी पोती हूँ आपकी और समझती हूँ कि शुगर पेशेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता ज़्यादा देर की भूख। मैं खुद भी जा रही थी किचन की तरफ, ले आती हूँ आपके लिए कुछ। जल्दी में कहती वो बाहर आई, और चूंकि रात ही उसने ताई के साथ सारा घर देखा था तो किचन ढूंढने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई। किचन में आकर उसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा जब एक खूबरू लड़के को एप्रिन पहनकर उसने महारत से नाश्ता बनाते देखा। आहट पर वो मुड़ा और दरवाजे में खड़े वजूद को देखकर लम्हे भर के लिए चौंक गया। सलाम के बाद वो दोबारा अपने काम में मगन हो गया। वालेकुम अस्सलाम, तुम शायद मोहित हो, मुझे अरीब ने बताया था तुम्हारे बारे में, और अब तुम्हारा प्रोफेशनल अंदाज देखकर पता भी चल गया कि मोहित होगे तुम। खैर, मैं तुम्हारे अंकल जहांज़ेब की बेटी हूँ, नसीब जहांज़ेब, दोस्ताना अंदाज में कहकर वो किचन में ही आ गई। मोहित सिर्फ सर हिला के रह गया। वो दादी अम्मा को भूख लग रही थी तो मुझे कुछ लाने के लिए भेजा है। काइंडली मुझे गाइड कर दें कि चाय बनाने के लवाजमात कहाँ हैं। दूध तो शायद फ्रिज में होगा। कहते ही वो फ्रिज की तरफ बढ़ गई। मोहित इसकी तरफ घुमा। आप अभी अभी आई हैं तो लवाजमात समेत इस घर की रिवायात भी नहीं पता होंगी आपको। दादी ने आपको नाश्ता बनाने के लिए नहीं भेजा बल्कि लाने के लिए भेजा होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल से उनका नाश्ता मैं ही बनाता हूँ। हाँ, सर्व करने की ड्यूटी शिफा की है। ये इस फ्लास्क में उनकी चीनी के बगैर चाय है, और ये छोटे हॉट पॉट में इनके लिए घी का बलदार पराठा रखा है, ले जाइए। बाकी घर वालों को नाश्ता बना रखा है, वो लोग आकर खुद लेते हैं। आपके लिए कुछ अलग बनाना है तो बता दें, मैं बना देता हूँ। वो खासी उजरत में नाश्ते के लिए तैयार शुदा लवाजमात मुख्तलिफ हॉट पॉट में रखते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ले लूँगी। हैरत के मारे वो मस्जिद कुछ बोल ही नहीं सकी। कल खाने की टेबल पर जिस तरह ताइस मोहित नामी बंदे की लापरवाही, आवारागर्दी और गलत सोहबत में पड़ने की शक का इजहार बार बार कर रही थी, बज़ाहिर शक्ल सूरत और अंदाज से तो वो इन तमाम खामियों के बरक्स ही लग रहा था, जिम्मेदार, हसास और दर्दमंद। वरना जिस माशरे में वो आई थी वहाँ तो सब अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक मर्द औरत की तखसीस के बगैर घर के और बाहर के काम करते थे, जबकि यहाँ के कुछ और ही किस्से सुन रखे थे उसने, औरतों की गृहस्थी सुगढ़ापे के और मर्दों की नवाबाना आदात और शान और शौकत की। पापा बताते थे कि इनके घर में एक ही वक्त में कई इकसाम का खाना बना करता था, वो भी इनकी माँ अकेली आग पर बनाती थी। मज़ीद कपड़े धोने, सफाइयों और दीगर कामों के किस्से अलग सुनाते, तब वो तो बहुत मज़ा लेती, मगर अरमान फ़ौरन कह उठता, पापा काश मैं पाकिस्तान में होता और ग्रैंडपा की तरह बेड पर बैठकर सिर्फ हुक्म चलाया करता, और मेरी वाइफ मिनटों में वो सब कुछ मेरे सामने लाकर रख देती जिस जिस चीज़ का मैंने उसे ऑर्डर किया होता। आप में तो ग्रैंडपा वाली कोई खसूसियत ही नहीं, अपनी कॉफ़ी तक आप खुद बनाते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं बाय बर्थ ही डिश वॉशर हूँ। ऐसे ही ये नसीब खुद को कभी कुक तो कभी लॉन्ड्री वुमेन ही समझती होगी।
जहांजेब खान इसकी बात पर दिल खोल के हंस दिए थे। यंग मैन, माहौल का फ़र्क होता है हर जगह। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि हम भाई बच्चों के बाप बन गए थे, तब भी अब्बा को गुस्सा आता था और वो जगह और माहौल देखे बगैर जूती उतार कर पल पड़ते थे हमारे ऊपर, और मजाल नहीं होती थी किसी के लिए चूं भी कर जाए। यहाँ तो वालिदैन बच्चों से भी बात करते हुए डरते हैं, मुबादा सख्त रवैये की शिकायत करवा कर पुलिस से धरवा ही ना लें। मगर यहाँ तो नसीब उल्टा ही काम देख रही थी। अम्मा जी का नाश्ता लेकर आई तो दिल में आई उलझन ज़बान से बयान भी कर दी। हाँ बच्चे, क्या दिन थे वो भी। हर काम हाथ से करते थे, फिर भी ना थकावट होती थी और ना बीमारी। एक सुकून और बरकत थी घर में। वक्त बदला तो इसके तकाजे भी बदल गए। मशीनें इंसान की जगह लेने को आ गई। बरकत और सुकून की जगह बेबरकती और बीमारियों ने ले ली। आज घर में दो दो नौकर हैं। शिफा बेचारी अलग ताई चची के साथ लगी रहती है, मगर काम है कि शैतान की आंत की तरह बढ़ते जा रहे हैं। या नाशुक्री ही इतनी आ गई है हमारे अंदर की नेमतों की कदर नहीं रही। काम चोरी और काहेली पैर पसार कर बैठ गई है हर तरफ। जहाँ और जब फितरत से रूगिरदानी होगी, जवाल आएगा। औरतें घर से बाहर निकलने को बेताब हैं, मर्दों को घरदारी सौंप कर फरार जाती हैं। बड़ी ताई तुम्हारी टीवी के आगे से उठने को तैयार नहीं होती। छोटी चची तो एक क्लब की मेंबर हैं बाकायदा, ऐसे में घर की जिम्मेदारी चाहती हैं पूरी की पूरी मोहित और यशवा संभाल लें। आखिर को यतीम बच्चे इनके आसरे पर पल रहे हैं। यूं ये घर अफरा तफरी का शिकार होकर रह गया है। निवाले तोड़कर आहिस्ता आहिस्ता चबाती वो इस घर और माशरे के इन राजों पर से पर्दा उठा रही थी, जिन्होंने घर से बरकत ख़त्म कर दी थी और बेसुकूनी का बाइस बन रहे थे। नसीब मुँह खोले इन्हें देखती रह गई। पापा ने तो बहुत खूबसूरत और अजीब दास्तानें सुनाई थी मुझे, इस मिट्टी की, इस ज़मीन की, यहाँ की मोहब्बतों, अदब आदाब और मुरव्वत की, जिनकी दौड़ से हम सब 20 साल तक बंध कर ख़ुद को यहाँ से जुड़ा महसूस करते रहे। यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं रहा अम्मा जी। बस बच्चे, जब औरत और मर्द अपना मनसब भूल जाएं तो रिवायत भी मुंह छुपाकर कहीं चली जाती है। तुम्हारे दादाजी के होते सब कुछ ठीक रहा। तुम्हारे चचाओं ने घर की भागदौड़ और फैसलों की डोर औरतों के हाथ में थमाई और खुद पैसा बनाने की मशीन बन गए। दुआ करो वही वक्त लौट आए, वही बरकत, मोहब्बत और खुलूस। उन्होंने बर्तन दूर खिसकाकर एक उम्मीद से कहा, ज़रूर आएगा अम्मा जी, लेकिन तब्दीली का अमल एक दमरोनुमा नहीं होता। इसके बनने और बिगड़ने के पीछे या तो सदियों की मेहनत कारफरमा होती है या गफलत। अब भी हर फर्द को हिस्सा डालना होगा इन मोहब्बत भरे माहौल को वापस लाने के लिए। सबसे पहले आप, क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं, दादाजी की जगह हैं। इनका मनसब संभाल लीजिए, सही को सही और गलत को गलत कहिए और मसावात को राइज कीजिए। नतीजा देर से ही सही मगर मस्बत आएगा। हमारे पापा ने इस माशरे में बैठकर उन उसूलों को थामे रखा और इसी नहज पर हम सबको चलाया। आज हम में से न तो कोई एहसास कमतरी का शिकार है, ना बर्तरी का। मैं घर का कूड़ा साफ करने में आड़ नहीं समझती। घर की सफाई जब मैं और अरमान मिलकर करते हैं, इस दिन खाना पापा बना लेते हैं। वो मुस्कुराकर इनको वहाँ की रुदात सुना रही थी। बस बेटा, मेरे बच्चे सलामत रहें, अब तो यही दुआ है बस। हमारे यहाँ की मिसाल है कि जब खावन जिंदा हो तो इसकी बीवी घर की मलका होती है, और इसके मरने के बाद इसकी अहमियत एक माजूल मलका जैसी भी नहीं रहती, बांदी से भी बदतर हो जाती है वो। फिर वो अपनी इज्जत के डर से, तो कभी दो रोटी छिन जाने के खौफ से और अक्सर दरबदरी के खदशे से हमेशा चुप बैठी रह जाती है। उन्होंने कहा तो इस पल नसीब को इस बूढ़ी औरत पर बहुत तरस आया था, जो एक वक्त में इस घर की करता धरता थी और आज एक वक्त की रोटी के लिए भी बहुओं की मोहताज। अगले दिन शिफा के लौट आने पर घर के सब ही अफराद ने सुख का सांस लिया था। हफ्ते भर में काम बस मारे बांधे ही हुआ था। कपड़ों का एक ढेर जमा था उसके इंतज़ार में, जो धोने के लिए वो खड़ी हुई तो खुश कपड़ों को अलग करके सबके मखसूस ठिकाने पर पहुंचाने तक उसे शाम के 5 बज गए। दरमियान में वो दोपहर के लिए दाल चावल बनाने की जिम्मेदारी भी निभा चुकी थी। नाश्ता हस्बे मामूल इसका भाई बना कर गया था। रात का खाना क्योंकि सब घर पर ही खाते थे, तो घर की दोनों बहुएं किचन में होती तो थीं, मगर या तो हुक्म चलाने के लिए या शिफा का काम मजीद बढ़ाने के लिए। सही तरह से भूनो, बिसान रह जाती है गोश्त की। अफशा चची आसान काम सलाद बनाते हुए ज़बान को जहमत देती। हाँ शिफा, वो कल चावल भी ज़रा दबे दबे से थे। एक ही वक्त तो ढंग का खाना खाते हैं बच्चे, ज़रा ध्यान से काम किया करो। ये आजकल के बच्चे भी बस जब तक सर पे न ठहरो हर काम में डंडी मारते रहते हैं। बहुत सुस्त हो गई हो भाई शिफा। कोई घंटा भर पहले कहा था कि अदील के लिए नूडल्स भी साथ चढ़ा दो। पता तो है इसकी भूख का, शाम तक सब्र कहाँ करने वाला है वो। पैकेट निकाल कर भी रखी गई थी, मगर वहीं का वहीं धरा है। तोबा है भाई। बड़ी ताई आते ही कोई ना कोई मीख निकाल कर अपनी एंट्री साबित करती थी। अब भी शिफा को यकीन था कि सिर्फ नमाज का ही वक्फा मिल सकेगा उसे। इसके बाद बड़ी ताई मेन्यू की लिस्ट देकर इस हुक्म के साथ वारिद होने वाली होंगी कि 2-3 डिशेस तो हैं, सारा सामान निकाल कर रखा है, मैं और अफशा भी मिलकर करवा देते हैं, मिनटों में सब हो जाएगा। वो पुचकारते हुए कहेंगी और वो इंतज़ार ही करती रह जाएगी इन दोनों का। बस आखिर में जब खाना टेबल पर रखने के और तकमीली मराहिल में होगा, दोनों इस हद तक आकर उंगली कटाकर शहीदों में शामिल हो जाएंगी कि एक सलाद बना देगी तो दूसरी बर्तन निकाल कर मेज़ पे लगा देगी।
ज़्यादा हुआ तो आटा वगैरह फिर से निकाल कर इसके करीब रखकर दोनों करीबी टेबल पर बैठकर अम्मा जी को ले के किस्से करने बैठ जाती हैं, ख़ानदानी साजिशें, और यूँ खाना बनाने के अमल में बकौल इनके वो शरीक ही रहती थी। इसका अमली सबूत वो खाने के टेबल पर कुछ यूँ देती, देखो शिफा, वो तो शुक्र हुआ मैंने नमक चख लिया, वरना सालन ऐसा फीका ही रह जाता। मैंने पानी की मिक़दार का अंदाज़ा जो चावलों के लिए रखा था, तो इसको मद्देनज़र रखा करो। देखो कैसे खिले खिले नज़र आ रहे हैं चावल। दोनों अपनी अपनी कारगुजारी साबित करने की कोशिश में कामयाब हो जाएं। शिफा महज सर हिलाकर रह जाती, बड़ी अम्मा हुनकारा भर के रह जाते। आज का सारा दिन अरीब के साथ इसने इसकी यूनिवर्सिटी में गुजारा था और वापस आके थक कर सो गई थी। शाम का सारा वक्त इसने लैपटॉप पर पापा से बात की। उन्होंने बताया था कि इनकी आमद जल्द मुतवक्को है। रात के खाने पर ही वो दोबारा आई थी बाहर। हाँ भाई, कैसा रहा आज नसीब तुम्हारा दिन? अरीब के दोस्तों से मिली। अरीब बता रहा था कि वो तुम्हें लंच पे ले जाना चाह रहा था, मगर तुम थक गई थी। चलो फिर कभी रख लेना प्रोग्राम। अफशा चची बहुत प्यार से खाने की मेज़ पर इससे पूछ रही थी, जबकि ताई कलस के रह गईं और गुस्से से खाना खाते शर्जील को देखा कि यही होशियारी वो इससे भी चाहती थी, मगर इसके लिए पहली तरजीह इसका बिजनेस और बाद में कुछ था। जी चची, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया, मगर ये जानकर हैरत हुई कि अरीब अपनी स्टडीज़ को कुछ ख़ास सीरियस नहीं ले रहा। इसकी अपनी क्लास फेलोज़ कहीं आगे निकल गई हैं उससे। ये अभी तक दूसरे सेमेस्टर में अटका हुआ है। ठीक है, आप लोगों की फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, मगर मेरे नज़दीक ये रकम ज़ाया करने के बराबर है। आपको इंटरेस्ट ना हो तो आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आप स्टडीज़ को सीरियस लेते हो, ऐसे में तो इसको यूनिवर्सिटी छोड़कर कोई और काम कर लेना चाहिए जिसमें ये सीरियस हो, इंटरेस्ट रखता हो। और चचा इस वक्त उससे ऑफिस नहीं आने देंगे तब तक कि डिग्री मुकम्मल नहीं कर लेता। शर्जील ने खाना खाते हुए इत्मीनान से कहा, भले इस डिग्री में बाबा के लाखों रुपए लग जाएं और ना जाने कितने और लगने वाले हैं। अम्मा जी ने जल के कहा, और तो और आंटी, जिस लड़की को ये पसंद करता है मुझे उससे भी मिलवाया इसने, अच्छी लड़की है, और बकौल अरीब के वो भी इसके पैरों पे खड़े होने के इंतज़ार कर रही है। क्या हो गया यार, मुझे क्यों तख्ता मश्क बना रखा है आप सब लोगों ने? कोई और बात करो। माँ की आंखों की नागवारी पर वो हल्का सा झुंझला के बोला था। अभी यहाँ पापा होते और ऐसी बात अरमान ने की होती तो फिर पापा ने वो खबर लेनी थी कि इसने याद रखना था। पता है, एक बार सब्जेक्ट में रह जाने की वजह से पापा ने अरमान को ये सज़ा दी कि इसकी सेमेस्टर की फ़ीस नहीं दी। पूरा महीना उसने पार्ट टाइम जॉब करके फ़ीस इकट्ठी की और इसके बाद ऐसी किसी लापरवाही से तौबा कर ली। इन्जॉय तो काम और जॉब के साथ किया जा सकता है अगर इंसान चाहे तो। वो मज़े से बोली तो अरीब मुँह बना के कहने लगा, ये अच्छी कज़न हो तुम यार, बदुआ दे रही हो बजाय मामला हमवार करने के। बदुआ नहीं दे रही, अच्छी नसीहत कर रही हूँ एक वेल विशर होने के नाते, क्योंकि मामला हमवार करने का तो एक ही रास्ता है और वो तुम्हें मालूम है। शिफा, आ जाओ भाई तुम सबके साथ, मुझे तो शर्मिंदगी होती है, एक तुम ही कामों में लगी रहती हो, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाया करूँगी। मेरी कुकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी और ये जो मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना, पापा के आने तक मेरा इरादा है मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ। शिफा को बुलाकर इसने बाकायदा अपने करीब वाली कुर्सी पर बिठाया और इसकी प्लेट में सालन डाल कर दिया। शिफा को कब घर में इतनी अहमियत की आदत थी, वो बेचारी खामखा शर्मिंदा हो गई। जबकि ताई के मुंह के जाविये बिगड़ गए, वो अदील पर बिगड़ने लगी जिसने पानी टेबल पर गिरा दिया था। जबकि अफशा चची का मूड ऐसे ख़राब हुआ कि जैसे अरीब ने ख़राब किया था। हेलो, मैं अंदर आ जाऊं? इसने दरवाजे से झांक कर दोस्ताना अंदाज में पूछा। जी जी आ जाएं, इजाज़त की क्या ज़रूरत है। शिफा मामूल के मुताबिक घबरा गई। नसीब मुस्कुराते हुए इस छोटे से कमरे में दाखिल हो गई जहाँ सिर्फ इतनी जगह थी कि एक पलंग बमुश्किल बिछा हुआ था, जिसके पास रखी मेज़ पर एक कुर्सी रखने की गुंजाइश थी। बेहद नीची छत वाला वो छोटा सा कमरा अपने अंदर बेपनाह घुटन लिए हुए था। नसीब को इस वक्त हकीकतन इस घर के मकीनों की बेहिसी पर अफसोस हुआ था। और क्या कर रही थी शिफा? कुर्सी पर बैठकर इसने हल्के फुल्के अंदाज से पूछा। कुछ नहीं, बस अभी नमाज़ पढ़ी है, और करने को तो कुछ दिल कहता है, मगर इतना थक जाती हूँ कि कमरे में आते ही बेसुध होकर जो सोती हूँ तो सुबह की खबर लेती हूँ। इसके दोस्ताना रवैये ने उसे हिम्मत दी थी, वरना वो बहुत कम गो और दब्बू किस्म की लड़की थी। और पढ़ाई, मेरा मतलब है कौन सी क्लास में हो? एफ़ए का इम्तिहान क्लियर किया था मैंने, कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, मगर क्योंकि कामों का हर्ज हो रहा था सो नहीं लिया। भाई ने थर्ड ईयर्स की बुक ला दी है, मगर एफ़ए में तो भाई इंग्लिश पढ़ा दिया करते थे, अब इनको टाइम ही नहीं मिलता, ना ही मुझे। तो एक बार खोलकर देखा बुक्स को। वो कुछ उदासी से बोली, अरे आपसे बातें करने में लग गई, ये बताएं कुछ खाएंगी, मैं बना लाऊं या चाय? जिस चीज़ का आपका मूड हो रहा हो। वो शर्मिंदगी से माथे पर हाथ मार के खड़ी होते हुए बोली, बैठो तुम, हो जाएगा खाना पीना। मुझे तो यहाँ के जवाल की वजह ही यही समझ आ रही है कि हर वक्त हमें सिर्फ खाने पीने का ख्याल रहता है। ज़िंदगी के दीगर गोल्स और तरजीहात को छोड़कर हम इस फिक्र में गलता रहते हैं कि अब ये खा लिया तो अगले घंटे क्या खाएंगे। सुबह के नाश्ते पर तो ये हो गया, दोपहर को क्या होना चाहिए। फिर जब सिर्फ खाना पीना ही ज़िंदगी की हर ज़रूरत और मकसद पर हावी हो जाएगा तो माशरा तो तरक्की कर ही नहीं सकता।
वो कुछ तल्ख हो गई। शिफा ने शर्मिंदा होकर सर ऐसे झुका लिया जैसे सारी गलती उसी की हो। अरे ओ बेवकूफ़ लड़की, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आज अपनी सारी बुक्स झाड़ फोड़ कर बाहर निकालो। मुझे वक्त गुजारने का सही मसरफ नहीं मिल रहा था। ये नहीं पता था कि 2 कदम के फासले पर एक बेहतरीन और बामकसद मस्बत सरगर्मी मेरी मुंतज़िर है। इसने जोश से कहा तो शिफा नासमझी से उसे देख कर रह गई। बुद्धू लड़की, कल से ठीक 4 बजे तुम मेरे कमरे में अपनी बुक्स लेकर आ जाओगी। बल्कि मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगी, क्योंकि कामों के बखेड़े से तुम्हें खींचकर मुझे खुद ही निकालना होगा। तुम खुद तो यकीनन कोशिश करने वालों में से हो नहीं। सच? आप सच कह रही हैं? खुशी से इस मासूम लड़की का चेहरा खिल उठा। बिल्कुल सच। नसीब मुस्कुरा दी। मगर वो तो सबका चाय पीने का वक्त होता है ना। और खाली चाय ही नहीं, साथ कुछ और भी बनाना पड़ता है। कभी पकौड़े, कभी दही बड़े, कभी केक, तो कभी क्या मेहमान भी आ जाता है कोई ना कोई। असर से मगरिब तक का वक्त तो मैं इसी मसरूफियत में गुजार देती हूँ। नमाज भी बमुश्किल पढ़ पाती हूँ। शिफा ने कहते हुए मुंह लटका लिया। तो इसका भी हल निकाल लेते हैं। मैं हेल्प करवाऊंगी तुम्हारी, मगर एक नसीहत के साथ। दुनिया में इंसानों की वो किस्म नापैद हो चुकी है शिफा, जो दूसरों का हक खुद ब खुद इसकी झोली में डाल देते हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादती करने वालों का और दूसरों का हक छीनने वालों का दौर है। ऐसे में बढ़कर अपना हक लो। जब अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ में कोताही नहीं कर रहे तो अपना हक लेने में भी मत घबराओ। आप सबके काम करती हो, बहुत अच्छी बात है। अपनों का एहसास दिल में होना भी एक नेमत है जो किसी किसी को मिलती है। मगर दूसरों को इस हद तक खुद पर सवार करना कि वो आपकी ज़ात को रगेदते हुए गुजर जाएं और पीछे मुड़ के देखे ही नहीं कि इनकी ठोकर से आपको चोट लगी है और कहाँ लगी है। तो तुम इस घर की नौकर या मुलाजमा नहीं हो, बेटी हो इस घर की। इतना ही हक रखती हो इस घर पर जितना बाकी सब। सिर्फ तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें सही मशवरा दे सकती हूँ। ज़िंदगी से अपना हिस्सा वसूल करने की जिद्दजहद करना तुम्हारा काम है। वो इसका हाथ पकड़ के उसे समझा रही थी। ताई और चची बहुत बातें सुनाती हैं, वो एहसानात जताती हैं जो अम्मी अब्बा के मरने के बाद से लेकर अब तक हम पे करती आई हैं। इसने आंसू पीते हुए आहिस्ता से बताया। हालांकि शऊर संभालने के बाद से भाई ने खुद अपनी और मेरी हर ज़रूरत का बीड़ा खुद से उठा लिया था। तालीम भी जारी रखी और कभी वेटर बने तो कभी सेल्समैन, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं इन एहसानात को ख़त्म तो नहीं कर सकती, मगर कम करने के लिए सारा दिन कोशिश करती हूँ। मगर वह एहसानात सूद दर सूद बढ़ते ही जा रहे हैं। अब की बार आंसू भी पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए थे। ओ मेरे खुदाया, नसीब जैसी हसास लड़की का दिल दुख से भर गया था। और नसीब जहाँ ज़ेब, जो इस दिन अपनी तालीम को काम में ले आने के बहुत से मंसूबे साथ लेकर आई थी, ने भी खुद अहद किया कि तालीम को तो हर कोई ढाल बनाता है अपना मुस्तकबिल महफूज करने के लिए, लेकिन तरबियत और एहसास को तो कोई कोई ही ढाल बनाता है। इंसान और इंसानियत बचाने के लिए, किसी दूसरे का मुस्तकबिल संवारने के लिए वो और माहौल में पली बढ़ी थी। इसके नज़दीक किसी इंसान में अपना हक लेने की जद्दोजहद का एहसास दिलाना और ख़ुद भी इस काम को साथ करने की कोशिश करना इंसानियत की महराज थी, जिसका फ़ैसला उसने रात शिफा से मिलने के साथ ही कर लिया था और इसका आगाज़ आज से कर भी लिया। गुजर जाने वाले इस हफ्ते में सबकी रूटीन तो वो जान ही गई थी और किसी हद तक सबकी फितरत भी। सो नाश्ते के टेबल पर सबके साथ ही आन बैठी और इनसे पहले वो अम्मा जी के साथ नाश्ता कर लिया करती थी। तुम क्यों ऐसे ही फिर रही हो भाई? कितने दिन से देख रही हूँ मैं। पूछने पर तुमने बताया कि इंग्लिश में तुम्हें मसला होता है, तो आज से हमारी ट्यूशन डन है। 5 बजे तुम मेरे रूम में बुक्स लेकर आ जाओगी। बाकी ये शाम के काम तो उम्र भर होते रहेंगे, मगर एजुकेशन के जो टाइम है वो गुजर गया तो फिर वापस नहीं मिलेगा, उसने हतमी अंदाज से कहा। ताई जुज़बुज़ हो गई। अरे बेटा, तुम कहाँ सर खपाओगी? ये बेचारी बच्ची कहाँ पढ़ सकती है इतनी मुश्किल किताबें? इसका दिमाग तो घर के कामों में लगा रहता है। FA भी मर के ही पास किया है इसने, बस काफ़ी है जितना पढ़ लिया। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से टेबल पर नाश्ते के लवाजमात रखती शिफा को देखकर फिर नसीब को मुखातिब करके कहा, कैसी बातें करती हैं ताई जान? दुनिया चांद पे पहुंच गई और हमने क्या तालीम के दरवाजे सिर्फ लड़कों के लिए खुले रखे हैं और लड़कियों के लिए तरजीहात और तौजीहात फ़र्क हैं। जब तक वो पढ़ेगी नहीं, कैसे इसकी एबिलिटी का अंदाज़ा हो पाएगा? मैंने देखा है इसके अंदर शौक़ भी है और लगन भी। तो बस किसी भी मकसद के हुसूल के लिए यही 2 बातें होना काफ़ी हैं। नसीब ठीक कह रही है अम्मी। यशफ़ा अगर पढ़ना चाह रही है और उसे नसीब की सूरत में एक बेहतर ट्यूटर मिल रहा है तो क्या हर्ज है? शर्जील ने चाय का कप टेबल पर रखकर उठते हुए कहा। ताईजान खा जाने वाली नज़रों से अपने सपूत को देख के रह गई। हाँ, मैंने कब मना किया है? मैं तो इसके भले के लिए कह रही थी कि हमने कौन सा नौकरी करानी है इससे। ये तो दर्द सरी लेने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने बात बनाई। बिल्कुल, जिसको शौक़ है इसके लिए तो मौक़े पैदा करने चाहिए। अरीब ने भी साफ गोई से काम लिया। हालांकि यहाँ तो इन लोगों ने मौके पैदा करने के लिए लाइन लगाई हुई है। मौक़े देखकर उसको अमल में लाने की देर है। जिसको लगन है और जिसको जज्बा है वो क्यों ना आजमाए। ये शायद मुझ पर जुमला फिट किया है आपने डियर कज़न। मज़ा आया आपका बर्जस्ता जुमला सुनकर। अरीब ने भी हंसते हुए कुर्सी छोड़ दी। हाँ,
लड़की बेइज्जती कर रही है और ये बेगैरत हंस रहा है। चची दिल ही दिल में कलस थी। मोहित रुको, मैं भी साथ चल रही हूँ। ये इस दिन से 5 दिन बाद की बात है, जब वो हस्बे मामूल जॉगिंग के लिए निकल आई थी। इसी ने ट्रैक पर भागते मोहित को जा लिया। सुबह का अंधेरा रोशनी में गुम हो रहा था। पार्क में इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। मोहित ने हैरत से उसे देखा और वहीं रुक गया। इसके करीब आ जाने पर दोबारा से ट्रैक पर कदम बढ़ा दिए। हाँ, अब की बार इसकी रफ्तार पहले से कम थी और वो इसकी दूसरी मुलाकात थी। भाई क्या काम करते हो जो सारा दिन तुम नज़र ही नहीं आते? रात को भी बहुत लेट आते हो। घर वालों की भी बहुत शिकायत है तुमसे। नसीब का अंदाज हस्बे मामूल बहुत दोस्ताना और हल्का फुल्का था। आपको कोई काम था मुझसे? इसकी बात का जवाब दिए बगैर उसने कहा, नहीं भाई, काम वाम तो कोई ख़ास नहीं, बस शिफा के हवाले से बात करना चाह रही थी। इस दुनिया में इसका वाहिद खैरख्वाह रिश्ता तुम ही तो हो। तुमसे इतनी लापरवाही मैं उम्मीद नहीं कर रही थी, और अगर तुम उससे इतनी लापरवाही बरतोगे तो दूसरों क्या ख्याल रखेंगे उसका? तेज़ बोलते हुए इसकी सांस फूल गई थी। मोहित ने एक नज़र उठकर उसे देखा, फिर महसूस होने पर कि वो थक गई है, करीब बेंच की तरफ कदम बढ़ा दी और जाकर बैठ गया। नसीब ने भी इसकी पैरवी की और बेंच पर जाके बैठ गई और सर को पीछे की तरफ गिराकर माहौल की खूबसूरती को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश की। इसी के लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। इसकी आहिस्ता सी आवाज़ पर वो बोली, आपका भी शुक्र अदा करना चाहता था मैं कि बावजूद कोशिश के जो कुछ इसकी शौक़ की तकमील के लिए मैं करना चाहता था नहीं कर पाया, वो आपने कर दिखाया। वो बहुत खुश है, बहुत तारीफ़ कर रही थी आपकी। मैं अपनी तारीफ़ नहीं सुनना चाहती थी, बस इतना कहना मकसद था कि हमारे बेहद अपने और करीबी लोगों का हम पर कुछ हक़ होता है, और मुझे लगता है कि आप अपना फ़र्ज़ पूरी तरह निभा नहीं रहे, जिसकी वजह से वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई है। फुर्सत के चंद पल देने से आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर मस्बत तब्दीली ज़रूर आएगी। यकीन करें, वो बहुत कमी महसूस करती है आपकी। वो साफ गोई से बोली, और नसीब का इसकी बहन के लिए इतना हसास होना मोहित को बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपको एक रिवायती लड़की समझा था, मगर आप मेरे अंदाजे से बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत अच्छी और हसास। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शिफा को मुझसे इस हवाले से आइंदा कोई शिकायत ना हो। वो पूरे खुलूस से बोला। गुड, तो फिर चलें। तुमने नाश्ता भी बनाना है और आज हम दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाना है। डन। नसीब ने उठते हुए प्रोग्राम बनाया तो मोहित ने हैरत से इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराकर डन कहते हुए इसके हमराह चल दिया। और ज़रा सी कोशिश से वो शिफा के लिए ज़बरदस्ती वक्त निकलवाने में कामयाब हो गई थी। हालांकि शिफा बेचारी पूरी कोशिश करती थी कि इसकी जिम्मेदारी और कामों में कोई खलल ना आने पाए, और इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी थी। मगर क्या बताया जाए कि ताई और चची को इसने इस हद तक सब सहल पसंद बना दिया था कि पानी का ग्लास भी बेड पर बैठकर हाथ में लेना पसंद करती थी। सो इनके मुंह खासे बने हुए थे। हाँ, इस रोज़ के बाद मोहित वक्त निकालकर कुछ जल्दी आ जाया करता था और शफा को टाइम देने की पूरी कोशिश करता था। ये और बात थी कि वो दिल ही दिल में नसीब का शुक्रगुजार भी था, वरना शिफा की तालीम के हवाले से वो बहुत फिक्रमंद था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। शिफा ने जब नसीब को अपने भाई की ज़िंदगी की दौड़ में माशी जद्दोजहद की कहानी सुनाई तो वो तंग रह गई कि एक ही घर के तीनों बेटे कैसी मुख्तलिफ किस्मत और मकाम रखते थे। एक था तो जिसकी ज़िंदगी सिर्फ हल्ले गुल्ले और थ्रिल से इबारत थी, और इसके शौक़ और दिलचस्पियों के लिए माँ बाप पर दोनों का हाथ खुला था। दूसरा था तो बाप और चचा के कारोबार का बिला शिरकत गैर मालिक लाखों में खेल रहा था, मगर इस घर का एक और लड़का तालीम मुकम्मल न कर सका था कि इसके पास फीस के पैसे नहीं थे, और लड़का होते हुए भी इससे रिहाइश और 2 वक्त की रोटी का खराज इस सूरत में लिया जाता था कि उसे किचन और घरदारी में इस हद तक इन्वॉल्व कर दिया गया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो सिर्फ इसी काम का ही माहिर बन गया। ताई की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ पर शिफा का टेस्ट चेक करती वो चौंकी। खुदा खैर करे, ताया को तो बहुत कम गुस्सा आता है, और जब आता है तो फिर मत पूछें। इस टाइम तो वो कभी घर आए ही नहीं। आज बेवक्त घर आए तो कोई ज़रूर बात है। आप जब तक काम चेक कर लें, मैं इनको चाय का पूछ कर आती हूँ। शिफा फिक्रमंदी से कहती हुई बाहर निकलकर ये उक्ता तो रात को इस वक्त खुला जब वो हस्बे मामूल अम्मा जी के पास थोड़ा सा वक्त गुजारने आई। ताई और चची वहीं एक खाता खोले बैठी थी। खुद सोचें आप ज़रा अम्मा जी कि कैसी सुबकी हुई होगी दोनों भाइयों की, जब इतनी बड़ी कंपनियों के मालिकान के साथ मीटिंग में खाना सर्व करने इनका अपना सगा भतीजा खड़ा था वेटर बन के। किस चीज़ की कमी रखी थी हमने उसे यहाँ खाना पीना रहना, मगर नहीं, इसे तो ताया चचा की पगड़ी उछालनी थी, उछाल दी। घर में आकर कह लेते जो भी बुरा भला, इनके सामने ना जाहिर करते कि इनका भतीजा है वो। ताई के तेज़ लहजे में कही गई बात का जवाब सुनकर उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में बताया, हाँ तो चुप बैठे खून के घूंटी पीते रहे थे, मगर वो मलिक साहब है ना, उनकी फैक्ट्री में तो कितना अरसा माल की ड्यूटी यही खबीज़ देता रहा है, वो कैसे ना पहचानते। और ना ही इतनी पुरानी बात है भी कारोबारी हरीफ, हर वक्त किसी न किसी तरीके से इनको नीचा दिखाने का बहाना ढूंढते रहते हैं, और कारोबार में हमेशा शिकस्त खाने के लिए मलिक साहब ने सालों का हिसाब चुकता कर दिया।
ये कहकर कि आतिफ साहब शहर के जाने माने बिजनेसमैन का भतीजा होटल में बैरागिरी कर रहा है, तो इसका क्या मतलब समझेगा। यहाँ पर भी फिल्मों वाली टिपिकल स्टोरी चल रही है, जहाँ यतीम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इनको मेहनत मशक्क़त करके अपना पेट खुद पालना पड़ता है। कुछ अर्सा पहले तो ड्राइवर था ना ये लड़का, वो तो कह रहे थे कि सबके सामने मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। वो तो शुक्र है वो इस वक्त घर पर नहीं था, वरना ये ब्लड प्रेशर के मरीज़, वो मुँहज़ोर और खुदसर लड़का मारा मारी हो जाती तो दुनिया एक और इल्ज़ाम लेके खड़ी हो जाती। ताई का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। अच्छा तुम गुस्सा थूक दो, आ जाए तो पूछती हूँ कि क्यों हमारे सर में खाक डालने की सूझी है उसे। वो थके थके लहजे में बोली। अभी भी आप सिर्फ पूछेंगी? चची ने हैरत से पूछा। जूता उठाएं, इसके सर पे मारें और निकाल बाहर करें इस खबीस को। अगर इतने ही हम जालिम हैं, इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, जैसा कि वो ढंडोरा पीट रहा है, तो काहे को यहाँ पड़ा हुआ है। निकले यहाँ से, दफ़ा हो जाए, उन्होंने जहरखन लहजे में कहा। यह आपका खालिसतन ज़ाती और घरेलू मसला है, मेरा हक नहीं पहुँचता कि मैं कुछ बोलूँ, मगर मेरा ख्याल है कि बजाय बासपुर से डांट डपट करने के मोहित से इसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया जाए, क्योंकि कोई अपनी मर्जी से बेटर बनना पसंद नहीं करता। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं। ताई ने उसे कुछ नहीं कहा था, ताहम इनके चेहरे पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इनको नसीब की तरफदारी हरगिज़ पसंद नहीं आई। ताया ने जिस वक्त ये क्लास लगाई, इस वक्त मोहित मौजूद नहीं था, सो ताई के दिल को कुछ खास तसल्ली मिल नहीं सकी। इसीलिए वो एक बार फिर बात को हवा देकर मोहित को कोई सज़ा दिलवाना चाह रही थी। दूसरे दिन इनको शिफा से नसीब का इस कदर लगाव भी समझ नहीं आ रहा था, मगर उसे तो कुछ भी नहीं कह सकती थी और अपने इंतकामी और हासिद फितरत के हाथों भी तंग थी। तो शिफा के हाथों मोहित को बुलाकर ही दम लिया था उन्होंने। हाँ तो मियाँ, ये तो हमें पता है कि अच्छाई का सिला हमेशा बुराई से मिलता है, मगर वो तो इतनी जल्दी मिल जाएगा ये अंदाज़ा नहीं था हमें। इतने से थे जब माँ बाप छोड़ के मरे थे, अब चचाओं की कद से भी ऊंचे हो गए हो, तो इन्हीं के बलबूते पर इस दुश्मनी की क्या सूझी के शहर भर में रुसवा कर दिया हमें। आपको पता नहीं क्यों इतनी सुबकी महसूस होती है, या आप या कोई भी फ़र्द मेहनत की हाथ की कमाई खाने पर, हलाल की कमाई पर कैसी शर्म महसूस करे। शिफा उसे आते हुए इस बुलावे का माखज़ बता के आई थी, तो ताई के अल्फाज की गोलाबारी का इसने रसान से जवाब दिया। हाँ तो तुम्हारे ताया ने दफ्तर के कितने काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाए, टेलीफोन पर बैठने को कहा, माल दूसरे दफ्तरों में पहुँचाने को कहा, इसमें भी तो तुम मेहनत ही करनी थी ना। इसको तो तुम सौहेले बहाने बनाकर मना कर देते थे और छोड़ के आ जाते थे। चची के पास भी कमोबेश ताई वाले ही तेवर थे। एक लम्हे को ही सोचा था इसने, फिर गला खंखारा और गोया हुआ। मैं ताया और चचा के एहसानात मरकर भी नहीं भूल सकता, ना ही उतारने की जरूरत रखता हूँ, जो उन्होंने यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखकर और इसकी ज़रूरियात पूरी करके एहसान अता किए। मेरे साथ शिफा का साथ ना होता तो मैं उम्र भर वही सब कुछ करने को तैयार था जो वो मुझे कहते। हालात थे या मेरी किस्मत कि मैं तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। मेरे पास हुनर के नाम पर सिर्फ एक यही चीज़ है, जिसको बरोए कार लाकर मैं चंद रुपये कमाकर अपनी बहन के फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूँ। ऐसे में मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे ये काम करने दिया जाए। जल्द ही मेरी भर्ती सीनियर वेटर के तौर पर दूसरे शहर के होटल में होने वाली है, तो उम्मीद है कि अब मैं आप लोगों के लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बायस नहीं बनूंगा। उसने अदब से कहा और जैसे आया था वैसे ही चला गया। मुरवत में ये भी ना कह सका कि 8-9 माह जो इसने चचा और ताया के पास माल डिलीवर करवाने के काम के तौर पे ड्राइवर रखा था, इसका मुआवजा उन्होंने एक ढेला भी इसके हाथ पे नहीं रखा था। और शिफा का दाखिला मांगने पर ताया ने कहा था कि ताई से रकम ले ले, मगर ताई ने उसे वो सुनाई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक के किए गए एहसानात की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो खुद हैरान रह गया था। इसी शाम इसने अपनी बहन के मुस्तकबिल के लिए सोचना शुरू किया कि इसकी दाखिला फीस जो 2000 तक थी की वजह से उसे इतनी बातें सुनाई जा रही हैं, तो ऐसे में तंग दिल लोग इसकी शादी का फरीज़ा कैसे सर अंजाम देंगे, जो कि लाखों रुपए की रकम का मुतकाजी था। इसलिए उसने वहीं बैठे बैठे नसीब जहांजेब की किसी ज़िंदगी संवारने वाले एक अहम फैसले के लिए सोचा था। अगले रोज़ उसने शिफा से मोहित के ID कार्ड की कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लिए और अरीब से गाड़ी लेकर निकल खड़ी हुई। अगरचे इसने कहा भी था कि वो जहाँ जाना चाहती है वो खुद उसे वहाँ से पिक एंड ड्रॉप कर लेगा, मगर इसने कहा था कि उसे 1-2 यूनिवर्सिटीज़ विज़िट करनी है, कुछ इंस्टीट्यूट देखने हैं कि वह फारिग रह रहकर बोर हो चुकी है। सो चाहती है कि जहाँ जेब के आने से पहले कोई मसरूफियत ढूंढ ले, और वो अकेले ये काम करना चाहती है कि आइंदा भी उसे अकेले ही जाना होगा। किसी एडमिशन की सूरत में भी तो उसे रोज़ जाना होगा ना। 3-4 घंटों के बाद वो लौट आई थी और थक कर जो शाम हुई तो शाम सोकर उठी, शाम की ही खबर ली जब शिफा ने उसे ज़बरदस्ती जगाकर खाना खिलाया और चाय पिलाई। सुनो शिफा, जैसे ही तुम्हारा भाई आए तो मुझे फ़ौरन बताना, मैंने उससे एक ज़रूरी बात करनी है। उसे पढ़ाने से कबल इसने शिफा को याद दहानी कराई तो इसने सर हिला दिया। फिर रात 9 बजे जब वो लैपटॉप्स पर बिज़ी थी, उसे शिफा ने आकर बताया कि मोहित घर आ चुका है। वो पहली फुर्सत में इसके पास आई और इसके डॉक्यूमेंट समेत शहर के एक बेहतरीन कुकिंग एंड मेकिंग इंस्टीट्यूट का दाखिला फॉर्म इसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसके तमाम तकाजे पूरे करते हुए साल भर की फ़ीस वो अदा कर चुकी थी। सेकंड टाइम की 4 घंटे की क्लास थी, 10 माह बाद सर्टिफिकेट भी मिल जाना था। जैसे जैसे वो पढ़ता गया हैरान होता गया।
ये क्या है? ये वही है जो तुम देख रहे हो। कोई भी इंसान हो, भले कितनी ही प्रैक्टिस और महारत क्यों ना रखता हो, जॉब के लिए उसे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है। कुछ अरसे की क्लास तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ तुम्हारे होटल में काम करना तुम्हें कभी नहीं पहुँचा सकता। तुम्हें शौक है तो तुम इंटरनेट पर मज़ीद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी सर्च करके अपनी महारत में इजाफा कर सकते हो, और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ये डिग्री तुम्हारे हाथ आएगी। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। उसे कुछ कहने के लिए पर तोलते देखकर उसने फिर कहा, ये जो रकम मैंने तुम्हारी फीस के तौर पर साल भर की अदा की है, तुम पर ना तो कोई एहसान है ना ही तर्स, बस एक कज़न की छोटी सी दूसरे कज़न के लिए हौसला अफजाई समझ लो, या एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश का पहला कदम। और ये उधार है, बल्कि सूद समझ लो। जैसे ही तुम इस काबिल हो जाओगे, अपने हाथ के बने एक शानदार डिनर के साथ तुमने मुझे ये कर्ज लौटा देना है, और इसका सूद ये होगा कि तुम भी कोई अपने जैसा मोहित ढूंढकर इसकी मंजिल की पहली सीढ़ी बनोगे, क्योंकि पापा कहते हैं कि जो लगन रखता है अपनी मंजिल पर पहुंचने की, उसे रास्ता और मौके फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। जो शौक और दिलचस्पी नहीं रखता, इस पर पैसा और वक्त लगाना बेवकूफ़ी। उम्मीद है मशरक़ी मर्दों वाली सो कॉल्डना को पसे पुश डालते हुए तुम कल से क्लासेस ज्वाइन कर लोगे। हाँ, सुबह नाश्ते में मेरा आलू वाला पराठा खाने को बहुत दिल कर रहा है, जो बावजूद कोशिश के मुझसे वैसा नहीं बन पाता जिसे तुम बनाते हो। संजीदगी से कहते कहते वो आखिर में शरारत से बोली और मोहित को कुछ कहने का मौका दिए बगैर एक सरशारी की कैफियत में बाहर आ गई। वो गंगसा इस लड़की के जाने के बाद कितनी देर इसके बारे में सोचता रहा कि रिश्ते और एहसास की इस किस्म से वास्ता उसका पहली बार पड़ा था, जो बहुत ही खूबसूरत और दिल बांध लेने वाला था। इस लड़की ने आज उसे खरीद लिया था। क्या बात है तुम्हारी खुदगर्जी की भी? क्या हम नहीं जानते कि तुम किसी को बगैर मतलब के अपना बुखार तक ना दो? आज यतीम भतीजी का रिश्ता लेकर आ गई। तुम्हें नहीं जानते हम, या तुम्हारे उस निखट्टू देवर को नहीं देखा हुआ हमने? चरसी और जुवारी अलग से है, यतीम ज़रूर है वो, मगर अभी इसके वाली वारे जिंदा बैठे हैं। जब बच्चों की किफ़ालत का वक्त था तो इस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि अपने बच्चों के साथ साथ दो और बच्चों की जिम्मेदारियां भी संभाल पाते। मगर तुम तो शुरू से खाते पीते घराने से गई थी। आज छोड़ 10 बच्चे मिल जाते तो तुम लोगों की माली हाथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। इस वक्त तो मुंह में घूंघियां डाले बैठी रहीं। वक्त पे वक्त की शिफा के बुलावे भी बर्दाश्त कर लिए हमने कि तुम्हारी सदा की खुदगर्जी और हठहरामी से वाकिफ़ थे, मगर अब तुम शिफा की सूरत मुस्तकिल मुलाजमा से हाथ धोना नहीं चाह रही, तो तुम्हारी गलत फहमी है कि हम ऐसा होने देंगे। हम इसका अच्छा सा बर खुद ही ढूंढ लेंगे, और इसलिए उसे अपना हीरा खुद संभाल के रखने दो। ताई तो नुदरत पप्पू का बुलावा सुनकर पहले तो शशदर रह गई, मगर जब जबान के जौहर दिखाए तो पप्पू जैसी तेज़ खातून भी बगले झाँकने लगी। हाँ, तो तुम लोग भी जितनी हमदर्द हो इस बच्ची की मैं जानती हूँ। हमेशा अपनी उतरन पहनने को दी, बुनियादी ज़रूरियात और पढ़ाई के वक्त भी आंखें चुराते रहे, और मुझे तो नहीं लगता तुम दोनों कभी भी इससे दस्तबरदार होना पसंद करोगी। मैं जितनी भी खुद गर्ज सही, कम अज़ कम कोई रिश्ता तो लाई हूँ ना। तुम लोगों ने कब ऐसा कुछ सोचने की जहमत गवारा की? तुम लोगों से तो बात भी फजूल में की मैंने। असूलन तो अम्मा जी ही इसकी असल वारिस हैं। वो इजाज़त देंगी तो किसी की क्या मजाल जो इनकार कर सके। पप्पो भी खुल के मैदान में आ गई। नसीब हैरत से दोनों की ज़बानी गोलाबारी देख रही थी और इसमें छुपी गर्ज और मतलब को जानकर शशदर रह गई। अम्मा जी कभी इसको चुप कराने की कोशिश करती तो कभी उसको। अच्छा, मान लेती हूँ कि इतनी ही हमदर्द है अशफा की, तो अपने बेटों में से किसी एक के साथ क्यों नहीं सोच लेती इसका साथ? इस वक्त तो सिर्फ मेरे देवर का ही रिश्ता मुनासिब है इसके लिए। इससे बेहतर होता तो मैं भी चुप कर जाती। हाँ, घर के बच्चों में से किसी एक का रिश्ता भी पेश करती हो, तब भी मैं चुपचाप वापस लौट जाऊँगी। फुप्पो नुदरत ने दोनों की दुखती रग सिर्फ पकड़ी नहीं थी, बल्कि पकड़ के खींच डाली थी। हाँ, है रिश्ता, घर का ही है। अदील का रिश्ता पेश करती हूँ मैं शिफा के लिए। कम से कम इस जुआरी और नशे से तो बेहतर है। ताई ने सबकी समातों पर जैसे एक बम गिराया था। खुद नसीब भी हक्का बक्का रह गई ये सब सुनकर और देखकर। मुझे बचा ले नसीब, देखा ना आपने कैसे वो दोनों खवातीन एक दूसरे की जिद में अपनी गर्ज के लिए मुझे बर्बाद करने पर तुल गई हैं। शिफा जब चाय लेकर गई तो उसे तब पता लगा कि वो दोनों इसकी किस्मत के फैसले के लिए लड़ रही हैं, और दोनों ही अपने मौक़िफ़ से एक इंच हटने को तैयार नहीं थी। नसीब ने इसका फीका पड़ता चेहरा देखकर उसे अपने कमरे में आने का इशारा किया, और ख़ुद भी वहाँ से उठकर कमरे में आ गई। देख लिया फिर तुमने कि जो अपना मकाम खुद नहीं बनाता घर में और माशरे में, इसके मकाम का यकीन भी लोग करते हैं। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इस पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारा है। अपने हक़ के लिए बोलना सीखो, बदतमीज़ी में शुमार नहीं होता ये सब। अभी चंद लम्हे कबल तुम्हारा कहा गया एक फ़िक्रा इन दोनों ख़वातीन को एक सेकंड में चुप करा सकता था कि मैं एक आकिल और बालिग लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। आप दोनों को मेरे बारे में चंदा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जब वक्त आएगा और खुदा का हुक्म होगा, हो जाएगा। मेरा भाई मेरे सर पे सलामत है, अल्लाह उसे सलामत रखे। बस ये पिंडोरा बॉक्स खुलने से पहले ही बंद हो जाता। उसने इत्मीनान से रोती हुई शिफा से कहा।
ऐसा करो, इस वक्त सारी पार्टी अम्मा जी के कमरे में है, तुम दिखाओ मोहित आया है तो इसके सामने रखते हैं सारा मसला। और इस वक्त अगर किसी का अमली कदम तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकता है तो वो तुम्हारे भाई की हिम्मत होगी, जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो कुछ सोच के बोली और शिफा ने आकर बताया कि मोहित अभी अभी घर लौटा है, आप चले, मैं भाई के लिए खाना वगैरह देख लूँ। शिफा ने कहा तो वो सर हिलाती हुई मोहित के कमरे में आ गई और सलाम के बाद सारा किस्सा कह सुनाया। क्या पागल तो नहीं हो गए घर वाले? अम्मा जी और ताया ने भी कुछ नहीं कहा? मेरी बहन कोई लावारिस नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी ऐप का शिकार भी नहीं। ऐसे रिश्तों की नौबत कैसे आ गई? वो तलखी से बोला। बात करता हूँ मैं अम्मा जी से कि नहीं कबूल मुझे ये रिश्ते, मैं खुद ही देख लूँगा जब वक्त आएगा, किसी को मेरी बहन से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। वो तुन लहजे में कहता हुआ बाहर जाने लगा जब नसीब ने उसे रोका। बैठ जाओ मोहित, शिफा खाना ला रही है, वो खा लो फिर आराम से बात कर लेना। यकीनन तुम्हारी और शिफा की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। इसके नरमी से कहने पर वो वापस बैठ गया। शिफा खाना लेकर आई। खाएं ना आप भी, इसने नसीब को भी शामिल करना चाहा। नहीं हम लोग तो खा चुके, तुम खाओ आराम से, मैं चाय पीऊँगी बस अब। मैं अभी बना के लाती हूँ आप दोनों के लिए चाय। शिफा फ़ौरन ही वहाँ से चली गई। उसे बेदिली से खाना खाता देखकर नसीब न जाने क्यों बेचैन सी हो गई। अगर तुम मुनासिब समझो तो शिफा के लिए मेरे पास भी एक मुनासिब रिश्ता मौजूद है, वो रुक रुक के बोली। मोहित करने वाले के लिए बढ़ता हुआ हाथ थम गया। उसने बेबसी से, बेयकीनी और नासमझी से नसीब को देखा। मेरा भाई अरमान, पापा खुद बात कर लेंगे तुमसे, क्योंकि तुम ही शिफा के कानूनी और शरई वारिस हो। मेरा भाई माशाल्लाह खूबसूरत है, लाखों में एक है, इंतहा दर्जे का खलंडर और लापरवाह है, बचपना बहुत है इसमें, बस अभी तक पापा से छोटे बच्चों जैसे लाड उठवाता है। इसके लिए लड़की का इंतखाब मैंने ही करना था, ये बात शुरू से तय थी। इसका कहना है कि नसीब दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा समझती है, सो यही बेहतर जानती है कि मुझ जैसे बंदे को कैसी लड़की संभाल सकती है। हाँ एक बात जिससे पापा इससे हमेशा झगड़ते हैं वो ये कि वो पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों से दोस्ती करता है। पापा के बिगड़ने पर वो कहता है कि वो क्या करे, वो है ही इतना अच्छा और नरम की लड़के छोड़कर इसकी दीवानी हो जाती हैं। और मैं चूँकि सिर्फ अरमान की बहन ही नहीं हूँ, शिफा की भी हूँ, सो तुम्हें इसकी सारी आदत, वो अच्छी हो या बुरी, हाईलाइट करके बताऊँगी ताकि तुम इस अचानक परेशानी से तो निकल सको। बाकी की तफसीलात भी जल्द तुम्हें बता दूँगी। पापा से मैंने चंद मिनट्स पहले बात की है, इनकी तरफ से ओके है सब। बस तुमसे बात करके मैं इनको बता दूँगी तो वो बाकी सबसे और तुमसे बात कर लेंगे। अब सरपरस्त होने के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है कि पूरी छानबीन और तसल्ली करो। अगर मुनासिब लगे तो हाँ कर दो, वरना इनकार का भी पूरा हक है तुम्हें। वो बोलने पे आई तो सारी राम कथा सुनाकर ऐसे चुप हुई जैसे चाबी लगाकर पहले ज़बान को अचानक खोल दिया गया हो और फिर बंद कर दिया गया हो। मोहित तहय्युर से उसे देखे गया। मुझे और कितना ज़ेर बार करेंगी आप? नसीब को लगा जैसे इसका लहजा हल्का सा नम हुआ था। इस बात पर अब परेशान और हैरान होने की बारी नसीब की थी। मोहित तुम एक बात क्यों नहीं समझ लेते कि हमारे नसीब में मिलने वाली खुशियाँ, रिश्ते और इंसानों को हमसे मिलाने के लिए वसीला भी हम जैसे इंसान ही बनते हैं। तुम एहसान मानकर या जताकर मेरी नियत और हसास दिल को मैला मत करो। शिफा एक बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की है, इसका भी ज़िंदगी पर खुशियों पर इतना ही हक है जितना किसी भी लड़की का है। मैं तो अपने भाई की तस्वीर और आदत बताकर इसकी भी राय मालूम कर लूँगी, क्योंकि ये इसका हक है। अगर राज़ी हुई तो हमारी खुशनसीबी होगी कि ऐसी लड़की मेरे पापा के घर का हिस्सा बने जो मामा की डेथ के बाद ऐसा बिखरा कि फिर सिमट ही नहीं पाया। और शिफा जैसी लड़की ही मेरे भाई और हमारे घर को समेटने की सलाहियत रखती है। वो तफसील से बोली थी। अब की बार मोहित ज़रा सा मुस्कुरा दिया। एक बहुत बड़ा बोझ इसने अपने सर से हटता हुआ महसूस किया। मगर शुक्रिया और अच्छी दुआ तो हक बनती है ना, इस पर भी एतराज़ है क्या आपको? वो मुस्कुरा के गोया हुआ। शुक्रिया पर तो अब भी एतराज़ है, मगर दुआ पर नहीं। और एक नहीं कई दुआएं दीजिएगा, वो भी जब इस पर से सुबकदोश हो जाएं तब, क्योंकि अभी तो घर वालों के रवैये सहने और इनसे बात मनवाने से लेकर शिफा को रुखसत कराने जैसे सारे मराहिल बखूबी अंजाम आने हैं। साथ साथ अपनी जॉब और क्लासेस को मैनेज करना होगा। मेरी भी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, वो पूरे खुलूस से बोली थी। और मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि महज ये एक एहसास कि दुनिया में कोई आपका खैर ख्वाह है, आपके लिए एहसास और अच्छी सोच रखता है और आपको आपकी मंजिल पर देखने का इतना ही मुतमन्नी है जितना वो खुद, तो ये एहसास ही आपको मजबूती देता है और हौसला और हिम्मत बढ़ाता है। फिर चाहे इंसानी रवैयों की बर्छियाँ हों या हालात की तेज़ धूप, सबसे निमटना आसान हो जाता है। इसने सर झुकाकर एक जज्ब से कहा तो नसीब मबहूत सी उसे देखे गई कि ज़िंदगी में पहली बार उसने इतनी लंबी बात की थी, वो भी इसके हवाले से। इस फिसू को शिफा ने आब कर तोड़ा था। तोबा तोबा, हम तो इसको मासूम ही समझते और यहाँ आके इसने चंद दिनों में लड़की को पटाकर उसे राम भी कर लिया और इसने झट से रिश्ता भी पेश कर दिया। जहाँ जेब तो ना आया ना बसा, आखिर यहीं से फ़ोन गए होंगे ना। इसने तड़प कर फ़ोन खुद ही कर डाला रिश्ते के लिए, बल्कि वहीं बैठे बैठे उतावला हुआ बैठा है कि पूरी तैयारी करके रखी जाए। वो आते ही बेटे के सर पर सहरा सजाना चाहता है। लो भाई, दुख झेने भी फाख्ता और अंडे खाएं कव्वे।
यहाँ पाल पोस कर बड़ा करने से लेकर तरबियत करने तक जानमारी कर दी हमने, और फ़ायदा दूसरे उठाएंगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरत इस मीसनी शिफा पर है, कितनी दूर का सोचा और फंसा लिया। वाकई ताई बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, फंसाया ही तो है शिफा ने मुझे, मेरे ख़ानदान को, लेकिन इन मनफी खसूसियात से नहीं जिनका जिक्र आप कर रही हैं, उससे घुन्नी और मिसनी का खिताब देकर। इसने तो ज़ेरबार किया है मुझे अपने अखलाक से, इसार से और अपने घर वालों की मोहब्बत से और एहसास के जज्बे से। जो लड़की बगैर किसी सिले और सताइश के इस घर के लिए अपनी तालीम, करियर और वक्त का हर्ज बर्दाश्त कर सकती है, वो भी इस जगह के लिए, इन लोगों के लिए जिनसे सिर्फ इसका एक सो कॉल्ड छत ही का रिश्ता है। कपड़ों के नाम पर जो उतरन मिली वही पहनी, जहाँ वो मालकन बनकर जाएगी वहाँ के लिए तो यकीनन अपनी जान तक दे देगी। मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी भाभी के नाम पर जो लड़की देखी है वो एक जौहरी की नज़र से देखी और एक ऐसा हीरा दरियाफ्त किया है जिसे इसके घर वाले पत्थर समझकर रोलने वाले थे। मैं पूरे वसूख से कहती हूँ कि ऐसी लड़की मुहावरतन नहीं, हकीकतन मुझे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो मुस्कुरा कर कह रही थी। ताई की बुलंद आवाज़ सुनते हुए कमरे में दाखिल हुई, सो जवाब देना इस पर फ़र्ज ठहरा कि गलत बात बर्दाश्त करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। फिर भी बीबी, पहला हक करीबी रिश्तेदारों का ही होता है, ताई ने नरूठेपन से बोला, और मैं सिर्फ आपकी जहनीत पर और आपकी बात खामोशी से सुन लेने और मान लेने वालों पर अफसोस कर सकती हूँ, जो एक जहनी तौर पर पसमानदा इंसान की शादी एक बाशऊर और जी होश लड़की से करवाने के ख्वाहां हैं। इसने कटीली निगाहों से अम्मा की तरफ देखा। खैर, मैं ये बताने आई थी अम्मा को कि पापा और अरमान परसों यहाँ पहुँच रहे हैं, कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गई, ताई को एक बार फिर से बोलने के लिए छोड़कर। इनसे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि यतीम मिस्कीन सी शिफा एक अच्छे घर की बहू बन जाएगी, जिसे उम्र भर अपने घुटने से लगा कर रखने के न जाने क्या क्या मनसूबा बनाए बैठी थी वो। हाँ, जहांजेब का फ़ोन घर के मर्दों के पास आया था, तो इनका कोई खातिर ख्वाह एतराज़ नहीं था इस रिश्ते पर। जहांजेब के आने पर एक मखसूस सी गहमा गहमी का आलम था। मूछें लंबे चौड़े, खूबसूरत और कदरे खलंटरे से अरमान को देखकर ताई और पप्पू के सीने पर एक बार फिर सांप लौट गए, जिसकी नज़रों का मरकज़ शिफा ही थी कि मुकाबिल की शोख निगाहें हर जगह इसको नर्वस कर रही थी। घर के कामों के लिए ये घर इसके लिए अधूरा था, सो वो कहीं छुप भी नहीं पा रही थी। अब अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊं तो अपनी नज़रों को कंट्रोल रखो। देखा नहीं बेचारी कैसी परेशान हो रही है। वो भाई के कान में घुसी, जो टेबल पर खाना लगाती शिफा को एक बार फिर पुरशौक नज़रों से देख रहा था। ऐसे कि हर मर्शी की लड़की ऐसे ही शर्माती है अपने फ्यांसी से, या ये अनोखा पीस है हमारे मुल्क में। इसकी ये शर्म अजीब मगर फैसिनेटिंग है यार। मुझे बहुत गुस्सा था तुम पर कि ये क्या टिपिकल मदर्स की तरह ट्रैप कर लिया तुमने मुझे शादी के लिए, मगर अब इसको देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। वो अभी भी अशफा को ही देख रहा था, जो बार बार दुपट्टा सेट करती तो कभी बर्तनों को तरतीब से लगा रही थी। अच्छा, आप तमीज़ से बैठो, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ तुम इतना फ्री होके बैठे हो। यहाँ इस किस्म की बातें बेशर्मी कहलाती हैं। नसीब ने इसको घुरका तो वो शरारत से मुस्कुरा गया। घर देख लिया है अम्मा जी यहाँ, बस 1-2 दिन में अपने बच्चों को लेकर शिफ्ट हो जाऊँगा, फिर अगले माह की शादी की तारीख रख लेते हैं। शादी के बाद अरमान को एक बार फिर वापस जाना है अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी के कुछ मामलात क्लियर करने के लिए। क्या कहते हैं आप भाई? वो माँ की तरफ देखकर फिर भाइयों से मुतवज्जा हुआ। ठीक है जहांजेब, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम यहीं हमारे साथ रहते तो हमें ज़्यादा खुशी होती, ताया ने कहा। आपकी मोहब्बत है भाईजान, वरना मोहब्बत जो दिलों में होती है इसका फासले और दूरियां कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर जो ये मोहब्बत ना हो तो बहुत दफ़ा बिल्कुल साथ रहने पर भी दिलों में कदूरतें और बोझ ही पाए जाते हैं। 15 मिनट की ड्राइव पर है मेरा घर। सबसे बढ़कर खून के रिश्तों में तो ऐसी मजबूती होती है कि फासले दूरियाँ कोई मायने नहीं रखते। उन्होंने कहकर बात को ख़त्म कर दिया। जहांजेब के आते ही दोनों भाइयों और बहन ने अपने अपने बेटों के लिए नसीब के रिश्ते की बात की थी और एक दूसरे से खुफिया रखकर की थी। जहांजेब ने सबकी बात को तहम्मुल से सुना और तीनों को यही जवाब दिया कि वह नसीब की मर्ज़ी के बगैर कोई भी जवाब नहीं देना चाहते। इनको घर के सारे बच्चे ही अजीज़ हैं और इनमें से किसी के लिए भी नसीब ने हाँ की तो इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए कोई नहीं होगी। तीनों ही अपनी अपनी जगह बेहद खुश थे। पप्पू ने जहांजेब के सारे ख़ानदान की दावत की थी, तो ताई चची के कहने पर अरीब और शर्जील नसीब को खाना खिलाने लेकर गए थे, जबकि शिफा की तरफ से मुतमईन होकर मुहित एक बार फिर मंजर से गायब था। दिन के टाइम होटल की जॉब, फिर शाम की इंस्टीट्यूट क्लास के बाद वो इतना थक जाता कि रात की खबर लाता था। अपने करियर और शिफा की शादी से बढ़कर अब इस पर नसीब के किए एहसान का इतना बोझ था कि इसका बस नहीं चलता था कि वो पलक झपकते में इस अच्छी लड़की का कर्ज उतार दे, जो रकम की सूरत में इसने इसके इंस्टीट्यूट की फ़ीस भर कर किया था। इसकी ज़ात पर और एहसानात क्या कम थे जो इसने ये भी कर दिया था, जिसने इसके दिल में अचानक फूटती मोहब्बत की जड़ों को अपने बोझ तले दबा दिया था। वो तो अपने दिल में भी इस बात का एतराफ़ करने से डरता था कि अगर इसको पता भी चल गया तो वो क्या सोचेगी कि ज़रा सी हमदर्दी क्या जता ली अपने गरीब कज़न से, वो तो फैल ही गया। कुछ दिल का चोर भी था जो उसे घर और घर वालों से दूर रख रहा था। जहांजेब चचा से वो सरसरी सा मिला था और आजकल तो अपने आप से भी छुपता फिर रहा था, मुबादा इसके दिल का कोई भेद ना पाले। नहीं पापा प्लीज़, आप इन तीनों को ही मना कर दें, मुझे नहीं करनी शादी, उसने बेजारी से कहा। जहांजेब ने बगौर अपनी बेटी का अंदाज मुलाहिजा कर फिर बोले,
अभी नहीं करनी शादी या उनसे नहीं करनी? दोनों पापा। ना तो अभी शादी का मूड है और ना ही इन लोगों से शादी करनी है मुझे। वजह जान सकता हूँ मैं? मेरे लिए तो तीनों ही में कोई बुराई नहीं है। आपकी बहन की मुझे आदत नहीं पसंद, ना ही फितरत। कदरे सेल्फिश किस्म की खातून है और वो मुझे लगता है कि इनकी शख्सियत की ये खामी इनकी औलाद में भी आई होगी। मतलब पढ़ने पर गधे को भी बाप बनाने पर तुल जाना और मतलब निकल जाने के बाद अपने बेहद अपनों को भी ठुड्डा मारकर आगे निकल जाना, जिन्होंने इन पर एहसानात की हद ही क्यों ना कर दी हो। अरीब का हाल आपको मैं बता चुकी हूँ। बचपन से ही अपने बाप के पैसे पर ऐश करके बुरी लत लग चुकी है उसकी, जिससे छुटकारा पाने का मुस्तकबिल करीब में कोई इरादा नजर नहीं आता। वैसे फितरी तौर पर अच्छा लड़का है, मगर यही एक बुरी आदत जिसकी तमाम अच्छाइयों पर गालिब आ जाती है। शर्जील है तो हद से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, 2 और 2 4 करने वाला, जिसकी सोच हम वक्त पैसा कहाँ और कैसे इकट्ठा किया जाता है और दुगना किया जाता है कि गिरचकराती रहती है। वो एक एक करके जहां जेब के भतीजों और भांजे की खामियों पर जो इसकी नज़र में आ चुकी थी बयान कर रही थी। जहांजेब ने हुंकारा भर के बेटी की तरफ देखा जो बेनियाज थी। और वो कौन है जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो इन लोगों में नहीं, जिसके लिए तुमने इन मामूली मामूली बातों को वजह बनाकर इन सबको रिजेक्ट कर दिया है? इनके इत्मीनान भर के लहजे में नसीब का मुंह खुला के खुला रह गया। कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। अगर कोई होता तो सबसे पहले आपको ही बताना था मैंने। अभी आप मेरी फिक्र छोड़ें, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की शादी प्लान करनी है, एंजॉय करना है, अपना नया घर डेकोरेट करना है, आपके साथ बहुत 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 सारा वक्त गुजारना है। और अच्छा भाई ठीक है, अब ज़रा अपने हाथ की ज़बरदस्ती चाय पिला दो और अपने भाई को भेजो मेरे पास, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मेरे नहीं, आपकी बहू के हाथ की चाय पिलवाती हूँ। मेरे हाथ की चाय भूल जाएंगे, आप इतने मज़े की बनाती है। मज़े से कहते हुए वो उठी और बाहर निकल गई। जैसे ही ताई ने नसीब का झुकाव मोहित की जानिब महसूस किया, खटक तो वो तब ही गई थी, मगर जब मुनासिब लफ्ज़ों में जहांजेब साहब ने नसीब की मर्जी नहीं है कहकर रिश्ते से इनकार कर दिया, इनको अपने और अपने बेटे की बेइज्जती महसूस हुई थी। अगरचे कुछ ऐसे एहसास चाची और फूफी के भी थे, मगर अरीब ने शुक्र अदा किया था जहांजेब के इनकार पर, वरना बकौल इसकी माँ ने उसे फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहांजेब और इनके ख़ानदान का सारा सामान इनके घर जा चुका था और कल उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने घर में शिफ्ट हो जाना था और इसके एक हफ्ते बाद शिफा की शादी की तारीख रखनी थी। नसीब की सूरत सोने की चिड़िया इनके हाथ ना आई थी और शिफा की सूरत मुस्तकिल मुलाजमत से हाथ धोने पड़ गए थे। सो जले पैर की बिल्ली की मानंद यहाँ से वहाँ फिर रही थी। शिफा से भी रवैया बहुत हद तक खुरदरा और बेजारी वाला था। रही सही कसर जहांजेब ने यह कह के पूरी कर दी थी कि इनको लड़की के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, शादी का सारा खर्चा भी वो खुद करेंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें कि जहांजेब के ख़ानदान के सर से शिफा नामी लड़की का भूत उतर जाए और नसीब को बहू बनाकर जहांजेब की जायदाद का वारिस अपनी औलाद को बना दें। वो बहुत थका हारा घर आया था। पहली फुर्सत में सो जाने का इरादा रखता था। शिफा की शादी के अखराजात तो जहांजेब बर्दाश्त कर रहे थे और उन्होंने दो टोक सबके सामने ये बात कह दी थी कि वो ना तो किसी पर एहसान कर रहे हैं और ना ही कोई इस बारे में मजीद बात करे। मगर मोहित कम अज़ कम अपनी तरफ से बहन को अच्छा तोहफा देने का इरादा तो रखता था। वो झिझकते हुए अम्मा जी के पास गया ताकि अपनी माँ के जेवरात की बाबत इस्तफसार कर सके कि माँ बाप बहुत बचपन में वफात पा गए थे, मगर एक दो बार अम्मा जी से जिक्र सुना था कि इसकी माँ बाकी दो बहुओं की निस्बत ज़्यादा सोना लाई थी कि माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जाओ मियाँ, सठिया तो नहीं गए तुम? कैसा जेवर, कैसा सोना, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे माँ बाप का। पूरे 20-25 दिन वो अस्पताल में पड़े रहे थे। इतना महंगा अस्पताल, इतने खर्चे और महंगी दवाइयाँ, फिर यही तुम्हारी माँ का जेवर बेचा गया था कि चलो मादी शहर दोबारा बन सकती है। जान तो नहीं आ सकती ना, जान होगी तो जेवर फिर बन जाएगा। जेवर भी चला गया और जन्नत मकानी भी नहीं बच सकी। ताई और चच्ची भी वहीं मौजूद थे, सो लहजे को रकीक बनाते हुए ये कहानी सुनाई। अम्मा जी ने न जाने क्यों नजरें चुरा ली थी, बता नहीं सकी कि वाकई बहू और बेटे पर बहुत पैसा लगा था। ये और बात थी कि नुसरत और ताई के जरखेज जहन में न जाने किसका ये आइडिया था कि मोहित की माँ का जेवर इन तीनों ने 3 हिस्सों में बांट लिया था कि खर्चा भी तो हुआ था ना आखिर इनका। जिंदा रह जाते तब भी तो कर्ज चुकाना पड़ता ना भाइयों का, जिन्होंने नया नया कारोबार शुरू किया था और 4 बहन भाई ही इसमें हिस्सेदार थे। सो एक के मरने के बाद इसकी बीवी के 4 भारी सेट आपस में तकसीम कर लिए गए। यहाँ भी ताई ने नुसरत को सिर्फ एक सेट देकर टरखाया था कि 2 बच्चों की भारी जिम्मेदारी उम्र भर के लिए इनको उठानी थी, तो बाकी के 3 सेट पर इनका ज़्यादा हक था। इस वक्त तो उन्होंने ये भी कहा था कि आखिर को कल को इनकी बच्चों की शादियां भी उन्हीं ने करनी है, इनके काम आ जाएगा वो जेवर। सो एक सेट देवरानी और एक नंद को देकर बाकी 2 सेटों पर खुद कब्जा जमा लिया था और अब अपनी कही बात भूल भाल बैठी थी। पशमुर्दा सा मोहित वहाँ से वापस लौट आया और अगले रोज़ इसने होटल मैनेजर से एडवांस की बात की और बदले में एग्रीमेंट भी कर दिया कि वो साल से पहले इनको छोड़कर नहीं जाएगा। अभी तो इसका प्रपोजल अप्रूवल के लिए गया हुआ था। जब थका हारा घर वापस आया तो घर के सारे अफराद बशमूल जहांजेब खानदान के घर में मौजूद थे। बहुत अफसोस की बात है मोहित, किस चीज़ की कमी रखी है तुम्हारी तरबियत और परवरिश में कि ऐसी गंदी हरकत की तुमने, वो भी अपने घर में?
ताया ने दांत पीस कर कहा तो इसने नासमझी से सब हाजिर और नसीब के पहलू में सर झुकाए रोती हुई शिफा पर डाली। मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसके लहजे में वाकई हैरत थी। रात तुम हमसे अपनी माँ के जेवरात की बाबत सवाल करने गए थे और फिर दिलेरी से मेरा जेवर चुला लिया। ताई चमक के बोली, मोहित का तो जी आया ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। क्या कह रही हैं आप? मुझे क्या ज़रूरत है चोरी करने की? इन जेवरात का वाकई मैंने पूछा था कि मैं अपनी बहन को खाली हाथ रुखसत करना नहीं चाहता था। आपके जवाब पर मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है कि जितनी भी औकात हो पाई इतना ही कर दूंगा अपनी बहन के लिए, लेकिन मैं इतना बेगैरत हरगिज़ नहीं हूँ कि अपनी बहन को चोरी करके जेवर दूंगा। तो बेटा सवाल ये पैदा होता है कि भाई का जेवर तुम्हारे कमरे से कैसे मिला? जहाजेब साहब ने कदरे नरमी से पूछा। मैं क्या कहूँ चाचा जान, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने रखा है या वहाँ से बरामद किया है। भाई ठीक कह रहे हैं चाचा जान, वो तो मांग कर खाना तक भी नहीं खाता तो चोरी तो बहुत दूर की बात है। शिफा ने सूसू करते हुए कहा। चलें भाभी बेगम, आपका जेवर मिल गया, बड़ी बात तो यही है। हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो, वरना मोहित इस किस्म का बच्चा लगता तो नहीं। फिर मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है तो किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना देखी जाए और मैं यहाँ से जाऊँगा। और मोहित जहाज़ेब भाभी को जवाब देकर सर झुकाकर खड़े मोहित की तरफ मुड़े। मैंने शिफा को सिर्फ बेटी कहा नहीं है, समझा भी है। इसके मैके से लेकर ससुराल वाले सारे चाव मैं ही पूरे करूंगा। उसे महसूस नहीं होगा कि वो बिन माँ बाप के रुखसत हो रही है। ना मोहब्बत और शफकत के हवाले से, ना ही सारी आसाइशात के हवाले से तुम्हें ना तो कहीं से लोन लेने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की। और मोहित ने सर उठा के उन्हें ऐसे देखा जैसे वो इनके शुक्रिया अदा करने के काबिल भी ना हो। चाचा मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, ना ही उतारने की हिम्मत रखता हूँ। बस मेरी बहन अब अल्लाह के बाद आपके हवाले है। और ताई मैं अपनी बहन की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं इल्म कि मेरे कमरे में आपका जेवर कैसे आया। आपको मेरे लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिफा के रुखसत होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि अब मेरा यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, ना वजह। आप सबका मुझ पर, हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान है जो इतना अर्सा तक आपने हमें अपनी छत पर रखा और हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करी। इसका बदला हम दोनों नहीं उतार सकते, तो अल्लाह इसका सिला आपको ज़रूर देगा। देख लो, फिर तुम्हारी मर्जी है, वरना हम में से किसी ने कभी तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा तो नहीं। ताया मुरव्वतन बोले। बहुत शुक्रिया ताया, लेकिन पहले मैं शिफा की वजह से मजबूर था। अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नई राहें तलाश करनी है। कहकर वो रुका नहीं और वापस चला गया। नसीब का दिल जैसे किसी ने अपने कदमों में रोल दिया। अगले दिन वो अपने घर शिफ्ट होने से पहले इससे मिलने के लिए आई थी, मगर वो उसे नहीं मिला। अगले हफ्ते फिर वो अपने शादी के कामों में बेहद मसरूफ़ नज़र आया कि वो इससे बात करने के बहाने सोचती रह गई। अगले दिन इससे बात करने का पूरा इरादा करके सोई तो कल वलीमा था, मगर वलीमे पर वो ना तो घर वालों के साथ आया ना बाद। इसका सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। सुनो शिफा, इतना मसरूफ़ है तुम्हारा भाई कि बहन के वलीमे पर आने की फुर्सत भी नहीं है उसे। दिल के हाथों मजबूर होकर वो शिफा से इस वक्त पूछ बैठी जब तस्वीर बनवाने के लिए इसके साथ बैठी थी। आपको नहीं पता? क्या नहीं पता शिफा? इसने बेताबी से पूछा। एक्सक्यूज़ मी मैम। शिफा के मुंह खोलने से पहले फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन को एक बार फिर अपनी तरफ मुतवज्जा करके हिदायत दे रहा था। नसीब बददिल होकर वहाँ से उठकर आ गई और जले पैर की बिल्ली की तरह पूरा फंक्शन घूमती रही। फिर तीसरे रोज़ जब शिफा उसे दस्तयाब हुई तो इस पर यौक़दा खुला कि वो शादी वाले रोज़ ही दुबई जा चुका था, जहाँ से इंस्टीट्यूट के कुछ काबिल स्टूडेंट्स को एक इंटर्नशिप के लिए भेजा गया था। और मोहित भी इन खुशनसीबों में से एक था जिसने अपनी काबिलियत दिखाने और महारत पैदा करने में दिन रात एक कर दिया था। और इदारे के तहत कराए गए कॉम्पिटिशन्स में मुसलसल अव्वल आने पर उसे एक 5 स्टार होटल में 3 और लड़कों और एक लड़की के साथ इंटर्नशिप पर भेजा गया था। शिफा खुश होकर बता रही थी, जबकि वो खाली खाली नज़रों से उसे देखकर रह गई। आंखों के कोने गीले होते महसूस हुए। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था मोहित तुम पर कि तुम मुझे अपनी कामयाबी का बताकर जाते? मगर कैसे? तुम तो मुझे शायद अपना एक मोहसिन समझते हो जिसके एहसान के बोझ तले दबकर ये सोचा जाता है कि एहसान कैसे उतारा जाए। मेरा तुमसे कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं कि तुम अपनी इस कामयाबी को मुझसे शेयर करते जिस पर तुमसे ज़्यादा शायद मैं खुश हूँ। चमकते चांद को देखकर वो सोचती रही और रोती रही। नसीब मुझे बताओ बेटा, क्यों इस तरह कर रही हो? एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है तुम्हारा, जिसे तुम बगैर सोचे समझे ठुकराती जा रही हो। किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो मेरे बच्चे। तुम्हें पता भी है कि मैं एक रिवायती बाप कभी नहीं बना। कोई उलझन है, परेशानी है, कुछ बोलो तो सही। शिफा की शादी को 8 माह गुजर चुके थे। इस दौरान ये इसका कोई चौथा रिश्ता था जिसको पूरी तरह सुनने और देखने से पहले उसने ना कर दी थी। वो अपने बाप के गले लगकर फूट फूट के रो दी और कितनी देर रोने के बाद इसकी सिसकियाँ थमी तो वो शर्मिंदा होकर अपने आंसू पोंछती इनके करीब बैठ गई। सॉरी पापा, मैंने आपको परेशान कर दिया ना। मगर ऐसी कोई बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे इस हवाले से कोई पसंद नहीं, बस मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। चाय अंदर लेकर आती शिफा वहीं ठटक के रुक गई और फिर कुछ लम्हे वहाँ खड़े रहने के बाद उसे लगा इस वक्त उसे उन माँ बेटी के बीच में नहीं आना चाहिए था। क्या कर रहे हैं नसीब? मैं आ सकती हूँ अंदर? इस शाम की बात है कि वो खामोशी से किसी गैर मरानी नुक्ते को तके जा रही थी जब शिफा ने दरवाजे से थोड़ा सा झाँक कर उसे मुतवज्जा किया। आ जाओ, पूछने की क्या बात है? वैसे भी तुम तो शादी के बाद अपने शौहर को इतनी प्यारी हो गई हो कि बात करने के मौके ढूंढने पड़ते हैं। वो मुस्कुरा के बोली।
तो शिफा शर्मिंदा हो गई। मैं क्या करूं नसीब, ये एक लम्हे को भी मुझे अपने पास से नहीं हटने देते। कहते हैं मशरिक और मशरिक की बीवी का असल रंग तो मैंने यहाँ आकर देखा है। खाना बेशक मेड बनाए, लगाया तुम खुद करो। चाय तो मेरे अलावा किसी के हाथ की पीना ही पसंद नहीं करते, और कहते हैं कि जब तुम बड़ी मोहब्बत और चाहत से मेरी घड़ी, मोजे, कपड़े और जूते लाकर मुझे देती हो तो मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ। वो शर्मिंदगी मुस्कुराहट के साथ बता रही थी। अल्लाह पाक तुम दोनों की मोहब्बत हमेशा सलामत रखे। मशीनी ज़िंदगी रखने वाले इस माशरे में हर चीज़ मिल जाती है सिवाय मोहब्बत और तवज्जो के। बस इनका हमेशा ख्याल रखना, ऐसी ही मोहब्बत से रहना। वो उदासी से बोली। मोहित भाई की कॉल आई थी, बातों बातों में शिफा ने बताया तो नसीब के दिल ने जैसे एक धड़कन मिस करी। शिफा ने खास तौर पर यह जिक्र छेड़ा था कि नसीब के रद्द-ए-अमल को अपनी शक की कसौटी पर परखना चाहती थी। वैसे तो रोज़ कॉल करते रहते हैं, मगर इस बार एक ख़ास मकसद के लिए कॉल की। उन्होंने असल में इनको वहीं चैनल पर एक लड़की पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है। बता रहे थे खूबसूरत तो खैर मेरा भाई भी कम नहीं है, मगर वो अमीर भी बहुत है। भाई बस इससे बातें करते हुए घबरा रहे थे। बात करते करते वह बगौल इसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी, जिस पर किसी जलजले किसी कैफियत रोनुमा हो रही थी। आप क्या कहती हैं नसीब, वो लड़की मान जाएगी ना? बहुत मुशक्क़तें सही हैं मेरे भाई ने, बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। अब इनका भी तो हक बनता है ना ज़िंदगी की खुशियों पर। तुम जाओ शिफा, फ़िलहाल मेरी तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, फिर बात करती हूँ तुमसे। वो ज़ब्त करते हुए बोली। क्या हुआ नसीब, आप ठीक तो है ना? कुछ लाऊं आपके लिए? तुम कुछ देर के लिए बस मुझे अकेला छोड़ दो शिफा, प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से। शिफा की परेशानी पर वो चटक कर बोली तो शिफा हल्का फुल्का सा मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। शिफा काफ़ी देर से घर से बाहर थी, अरमान के साथ ही शॉपिंग के लिए निकली हुई थी, सो नसीब अच्छी खासी बोरियत महसूस कर रही थी जब उसे बौखलाई हुई शिफा की कॉल आई। आप प्लेटन मॉल वाले फूड पॉइंट पर फ़ौरन पहुंचे नसीब, एक मसला हो गया है। क्या हुआ शिफा, तुम ठीक तो हो ना? भाई किधर है? मगर अगली तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और दोबारा कॉल करने पर शिफा का नंबर बंद उससे अच्छी खासी परेशानी में मुब्तला कर गया। बिजली किसी तेज़ी से वो गाड़ी की चाबी उठाकर बुलेटिन मॉल की तरफ बढ़ गई। बुलेटिन मॉल की तरफ बढ़ गई। पापा किसी दोस्त की तरफ डिनर पर इनवाइटेड थे। 25 मिनट का फासला इसने 15 मिनट में तय किया और गाड़ी पार्क करने के बाद एक बार फिर शिफा को कॉल मिला। नंबर हनूज बंद था। मैम आपको वो वहाँ बुला रहे हैं, आप नसीब जहाँ जेब है ना 5 नंबर टेबल पर चली जाइए। वो परेशानी से इधर उधर देख रही थी। जब वेटर ने आकर मुदमाना अंदाज में कहा तो वो तीर की तेज़ी से 5 नंबर टेबल की तरफ बढ़ी। टेबल के करीब पहुँच वो रुक गई। टेबल पर रिजर्व का टैग लगा हुआ था और टेबल की ऊपरी सतह पर सुर्ख गुलाबों की पत्तियों से सजाया हुआ था। वो एक बार फिर शिफा का नंबर ट्राई कर रही थी जब मुकाबिल कोई आके रुका। नज़र उठाने पर नसीब को अपनी धड़कन तो क्या, सांस तक रुकती हुई महसूस हुई। पूरे साल बाद वो अपने सामने उसे देख रही थी। पहले वाले मोहित से अक्सर मुख्तलिफ एक बदला हुआ मोहित बेहद एतमाद से अब स्टैंड में धरी कैंडल्स को रोशन कर रहा था। नसीब वहाँ से वापस जाना चाहती थी, मगर कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। बेबसी से इसकी आंखें भर आईं। रोने के दिन तमाम हुए। बैठो, या शिफा ठीक है, मेरे कहने पर ही उसने कॉल की थी। नसीब ने खुद को बेहद कमज़ोर महसूस करते हुए अपनी नशिस्त संभाली। इसके बैठने के बाद वो भी अपनी कुर्सी संभाल चुका था। कर्ज़ इंसान पर फ़र्ज़ होता है। सबसे पहले मुझे आपका वो कर्ज़ उतारना है जो मेरे करियर की पहली सीढ़ी साबित हुआ था। अगर आप मेरा दाखिला न कराती तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। इसने जेब से खाली लिफाफा निकाल कर मेज़ पे रखा। दूसरा कर्ज़ एक कैंडल लाइट डिनर होगा। तीसरा, आपने कहा था कि मैं भी अपने ही जैसे एक फ़र्द की मदद कर दूं जैसे आपने की थी, तो मैं एक नहीं अपने जैसे कई मोहित की मदद करना चाहता हूं, एक फ्री इंस्टीट्यूट कायम करके जो मेरी फील्ड के हवाले से हो। और जानती हैं इसका नाम मैंने क्या सोचा है? नसीब कुकिंग एंड बेकिंग सेंटर। नसीब के गालों पर आंसू लुढ़क आए। क्या हुआ, नाम पसंद नहीं आया? उसे बुरा तो नहीं लगा ना? इसकी आवाज़ भर आई हुई थी। उसे किसे? मोहित ने भवें खाकर पूछा। वही चैनल वाली अमीरजादी जो तुम्हारे दिल को भा गई है। हरी झंडी दिखा दी क्या उसने? सूसू करते तड़क कर उसने कहा। मोहित की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। अरे यार, इस अमीरजादी का किस्सा तो इस अमीरजादी को टटोलने के लिए किया गया था। बस मैंने खुद को कभी आपके काबिल ही नहीं समझा नसीब। दिल की बदलती हालत और आपके नाम का राग, हम वक्त अलापने पर इसको डांटा भी, घर का और तो घर का भी और तो और ये मुल्क ही छोड़ दिया, मगर ये ज़िद्दी मेरे मुकाबले पर उतर आया। दूरियां, अजहद मसरूफियात भी इसके आगे ना टिक सकें। बहुत थक हार कर अपना दिल शिफा के आगे खोल दिया कि दुनिया में आपके अलावा एक वही तो खैर ख्वाह है मेरी, और मुझे खुशी है कि मेरी बहन शादी के बाद सयानी हो गई है। फ़ौरन ही मुझे यहाँ आने का हुक्म देते हुए कहा कि लड़कियाँ कितनी ही पुरअतमाद क्यों ना हो जाएं, मोहब्बत में पहल मर्द की तरफ से ही पसंद करती हैं। आपको एक बार अपने दिल की बात ज़रूर बतानी चाहिए। आगे आपका नसीब कि वो नसीब को आपकी झोली में डाल दे या नसीब से हमेशा के लिए दूर कर दे। यूँ कम अज़ कम आप उम्र भर की कसक से बच जाएंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी।
वो जज से अपनी बहन का जिक्र कर रहा था। नसीब सहरज़दा सी उसे सुनकर रह गई। वो तो उसे कम गो समझती थी। अभी एक हकीर सा नजराना हाजिर खिदमत है। चाहे दो से शर्फ़ कबूलियत बख्श कर मेरे दिल की खुशी मुझे दे दें, चाहे तो मुस्तरद करके उम्र भर की कसक का तोहफ़ा दे दें कि तहाइफ देना तो आपको बहुत पसंद है। उसका लहजा अब कुछ फीका हो गया था। उसने जेब से एक गोल्डन डब्बी निकाल कर टेबल पर धर दी, जिसके शफाफ कवर में से खूबसूरत नाजुक सी अंगूठी अपना छप दिखा रही थी। नसीब ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। एक तवील सांस मोहित के हलक से निकली थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नसीब, आपने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं आपका मान कभी नहीं टूटने दूंगा। खुशी से कहते उसने रिंग इसकी नाजुक सी उंगली में डाल दी। नसीब की आंखें एक बार फिर खुशी से भर आई थीं। मैंने कहा ना, रोने के दिन तमाम हुए। इस्तेहकाक से कहते मोहित ने इसके आंसू अपनी पोरों की उंगलियों से समेट लिए। दोनों इकट्ठे मुस्कुरा दिए थे। ख़त्म शुद। अगर ये नावल पसंद आया है तो प्लीज़ इस नावल को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।